हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रयास के साथ एक बार फिर आपके सामने आरपीसी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की जो हमारी प्लेलिस्ट है, जो हम लगातार कुछ ऐसे मेजर इंडियन राइटर्स जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है उनकी एक फहरिस्त हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसी क्रम में पहला मंजू कपूर, दूसरा अरुंधति रॉय कर लिया है। तीसरी राइटर आज हम जो लेने जा रहे हैं दैट इज शशि देशपांडे। ठीक है, शशि देशपांडे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जो कि हमारे देश की जो बड़ी अंग्रेजी की फेमिनिस्ट राइटर्स हुई हैं उनमें एक बड़ा नाम मंजू कपूर के अलावा, अरुंधति रॉय के अलावा तीसरा जो आज हम नाम लेने जा रहे हैं वो है शशि देशपांडे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज शशि देशपांडे द्वारा जो लिखे गए जितने भी उनके नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स के उनके कलेक्शंस हैं, और भी उन्होंने जो कुछ लिखा है इस उनकी राइटिंग्स में, उन सब को आज हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम एक इंडियन फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट शशि देशपांडे का परिचय, सबसे पहले हम एक ऐसी नारीवादी, है ना, फेमिनिस्ट, एक ऐसी उपन्यासकार जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, उनके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनका जो जीवन परिचय और उनकी जो राइटिंग्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनकी जो नॉवेल्स हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, उसमें जो जो मुख्य पात्र हैं, उनकी थीम्स हैं, उनके प्रोटैगनिस्ट हैं, उसकी स्टोरी है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखेंगे और उसके बाद में इसके PYQs और MCQs का सेशन भी हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात लिखी है कि एन इंडियन फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये इनका एक सामान्य सा परिचय है कि जो आपकी शशि देशपांडे है वो एक फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट है जो महिलाओं के बारे में लिखती है, महिलाओं की समस्याओं को एक्सप्लोर करती है। शी वॉज नॉन फॉर हर एक्सप्लोरेशन ऑफ विमेन्स इशू, मतलब कि जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दों पर बात करने वाली, उनको एक्सप्लोर करने वाली, उनकी खोज करने वाली एक महिला फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट है। वुमेन्स इशू के अलावा ये उनकी आइडेंटिटी की बात, मतलब महिलाओं की पहचान समाज में क्या है, और फैमिली रिलेशनशिप, महिलाओं के पारिवारिक जो संबंध हैं वो किस तरह के होते हैं, है ना, इन कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी, मतलब कि जो अभी समकालीन भारतीय जो समाज है, उस समकालीन भारतीय समाज के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या पहचान है, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, उनको एक्सप्लोर करने वाली एक भारतीय फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है आपकी शशि देशपांडे। सबसे पहले हम इनके सामान्य लेखक परिचय के बाद हम उनके जन्म की बात करते हैं यदि, तो शी वॉज बोर्न ऑन 19 अगस्त। ये याद रखें, कभी एग्जाम में कभी पूछ ले, वैसे तिथि नहीं पूछता है, लेकिन राइटर्स के बारे में जो ईयर्स हैं उनको जरूर पूछा जा सकता है। तो शी वॉज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1938 इन धारवाड़, कर्नाटका। ध्यान दें, इनका जन्म धारवाड़ एक क्षेत्र है, धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, एक सदर्न स्टेट कर्नाटक का धारवाड़ जिला, जहां पर इनका जन्म हुआ। एंड
कब हुआ, तो 19 अगस्त 1938 को। इसके पहले हमने जो 2 राइटर्स पढ़ी हैं उनके भी जन्म संबंध को हमने देखा है। तो हमने देखा था कि मंजू कपूर अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हैं और अरुंधति रॉय जो हैं उनका जन्म शिलोंग आसाम में हुआ था, जो आज का मेघालय है। ठीक है, एक बंगाली पिता और एक मलयालम एक माँ की संतान अरुंधति रॉय है। इसी प्रकार इनका जन्म धारवाड़ में हुआ। ध्यान दें, धारवाड़ कर्नाटका में आता है। अगली बात हम करते हैं, तो शी वॉज द सेकेंड डॉटर ऑफ द। अब इनके पिताजी को लेकर के भी एक सामान्य सी जानकारी यहाँ पर है कि वह दूसरी बेटी थी। ठीक है ना। शशि देशपांडे वॉज द सेकेंड डॉटर ऑफ द कन्नड़ ड्रामेटिस्ट एंड राइटर आद्य रंगाचार्य। ध्यान देना, इनका नाम है आद्य रंगाचार्य, एक कन्नड़, ठीक है, श्रीरंगा नाम से फेमस एक कन्नड़ ड्रामेटिस्ट हुए हैं और एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है आद्य रंगाचार्य, जिन्हें श्रीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, और शारदा आद्य, मतलब ये इनकी माँ का नाम है, ये पिता का नाम है। तो आपको पिता की जानकारी यहाँ पर रखनी है कि शशि देशपांडे के पिता जो थे वो एक कन्नड़ ड्रामेटिस्ट और राइटर थे जिनका नाम आद्य रंगाचार्य था और इन्हें श्रीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके माता पिता के संबंध में हमने बात की। अब देखें आगे, शी वर्कड फॉर अ फ्यू मंथ्स एज अ जर्नलिस्ट। एक और बात यहाँ पर जो लिखी है कि जो शशि देशपांडे थी वो एक मैगजीन के लिए, है ना, जर्नलिस्ट का काम कर चुकी थी। जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट का काम, पत्रकार का काम उन्होंने ऑनलुकर करके पत्रिका थी। ध्यान देना, ये प्रश्न आ सकता है, किस पत्रिका की जर्नलिस्ट के रूप में शशि देशपांडे ने काम किया था। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखने वाला है, ऑनलुकर करके एक जर्नल है, मैगजीन है, जिसकी जर्नलिस्ट के रूप में भी उन्होंने कुछ महीनों तक कार्य किया था। अब यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला कौन सा राइटिंग का कार्य किया है। उनकी अगर लेखन यात्रा को हम यदि शुरू करते हैं तो उनकी लेखन यात्रा शुरू होती है एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज से है। ठीक है, जो कि उनका 1978 में आया। मतलब याद है रखना है अपन को कि शशि देशपांडे ने अपने जीवन में जो पहला राइटिंग का कार्य किया था वो कार्य था एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1978 में। याद रखें क्योंकि इन्होंने पहला नॉवेल जो लिखा है वो 1980 में लिखा है। तो नॉवेल लिखने की जर्नी तो से शुरू है, लेकिन उनकी राइटिंग जर्नी जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की राइटिंग के साथ 1978 में उन्होंने लिखा और उनका पहला पब्लिकेशन 78 में आया था। अब देखो, एग्जाम में अक्सर जो इंडियन राइटर्स हैं उनके डेब्यू नॉवेल पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इस शशि देशपांडे का जो पहला नॉवेल है, ध्यान दें, डेब्यू मीन्स यहाँ पर है पहला ऐसा उपन्यास जो कि इस राइटर ने लिखा है, एंड दैट वाज द डार्क होल्ड्स नो टेरर। इसको याद रखें आप, क्योंकि एग्जाम में पहले नॉवेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बने हैं जो कि 1980 में, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, याद रखें, शशि देशपांडे का पहला जो नॉवेल था जो उन्होंने लिखा था, दैट इज द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980 में आया। 1978 में इनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था। ठीक है, इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था वो 1978 में हुआ था, लेकिन जो पहला नॉवेल आया वो 1980 में आया। इसको इम्पोर्टेंट है ये बात, इसको याद रखना, एग्जाम में शशि देशपांडे के पहले नॉवेल पर प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखें, नेक्स्ट फैक्ट है कि शी वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये भी एक पुरस्कार जो कि इन राइटर्स ने जीते, उनमें इस राइटर द्वारा जो साहित्य का बहुत ही बड़ा पुरस्कार साहित्य अकेडमी अवार्ड
इनको जो मिला वो 1990 में मिला था। ध्यान दें, उसका नाम भी याद रखें, कौन से नॉवेल के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, दैट लॉन्ग साइलेंस। इनका पहला नॉवेल तो हमने लिखा है ऊपर, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, बट लेटर ऑन एक नॉवेल उनका 1989 में, ध्यान दें पहला नॉवेल 80 में आया, लेकिन दूसरा नॉवेल पब्लिश हुआ था 1989 में, जिसका नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस। याद रखें ये नाम, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शशि देशपांडे को कौन से नॉवेल के लिए 1990 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए इन्हें, जो कि इन्होंने 1989 में पब्लिश करवाया था और उसे 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला 1990 में, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा अवार्ड है द पद्मश्री। शी वाज अवार्डेड द पद्मश्री। ध्यान दें, भारत के बड़े नागरिक सम्मानों में भारत रत्न के बाद जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें तीसरी कैटेगरी का एक पुरस्कार है पद्मश्री, जो इन्हें 2009 में मिला। याद रखें बात, 1990 में तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनको, लेकिन 2009 में, याद कैसे रखोगे, देखो साहित्य अकादमी 1990, यहां पर भी 9 एक डिजिट याद रखें आप, 1990, लेकिन यहां पर 2009 है, यहां पर भी 9 डिजिट याद रखें आप। 2009 में शी वाज अवार्डेड पद्मश्री। ठीक है, तो दो बड़े पुरस्कार आपको जो कि शशि देशपांडे को मिले, उनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी बात देखें, नेक्स्ट लिखिए कि हर नॉवेल शैडो प्ले। एक नॉवेल इन्होंने लिखा बाद में, शैडो प्ले, और दैट नॉवेल वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज। ये तीसरी बात याद रखना है आपको, 2014 की बात है। 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला, 14 के अंदर उनका एक नॉवेल है शैडो प्ले। शैडो प्ले बाद में इन्होंने लिखा है, ठीक है, एंड इट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज। याद रखें ये भी कि एक फेमस पुरस्कार है हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए इनका कौन सा नॉवेल 2014 में शॉर्टलिस्टेड हुआ था, तो आंसर इज शैडो प्ले। तो 3 नॉवेल पर आप याद रखें बातें। पहला नॉवेल इनका द डार्क होल्ड्स नो टेरर है, ठीक है, द डार्क होल्ड नो टेरर। दूसरा है दैट लॉन्ग साइलेंस, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2009 में इनके साहित्य में योगदान के लिए इन्हें एक नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला, और शैडो प्ले के लिए हिंदू लिटरेरी प्राइज में शॉर्टलिस्टेड हुई थी शशि देशपांडे, उनके नॉवेल शैडो प्ले के लिए। ठीक है, अब इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान दें, 1990 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था, उस पुरस्कार को इन्होंने रिटर्न किया था 2015 के अंदर। ये भी याद रखना कि कौन सा साहित्यिक पुरस्कार शशि देशपांडे ने लौटा दिया था। अब लौटाने का कारण यहां पर क्या है, देखें कि शी रिजाइंड। सबसे पहली बात तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहां से, फ्रॉम हर पोजीशन इन द साहित्य अकादमी जनरल काउंसिल। एक साहित्य अकादमी जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है, उसकी एक सामान्य परिषद है, उसकी ये सदस्य थी। तो उस पद से इन्होंने, उस पोजीशन से उन्होंने रिजाइन किया, और उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उन्हें 1990 में मिला था, उसे 2015 में उन्होंने रिटर्न कर दिया, लौटा दिया सरकार को। अब ऐसा करते हुए एक्चुअल में उन्होंने एक प्रोटेस्ट जो कि बहुत सारे राइटर्स ने कर रखा था अगेंस्ट अकेडमीज परसीव्ड इनएक्शन, चाहा गया एक इनएक्शन का मतलब निष्क्रियता एकेडमी द्वारा जो दर्शाई गई थी और जो चुप्पी साध रखी थी एकेडमी में ऑन द मर्डर ऑफ एम कालबुर्गी। ये याद रखें प्रश्न कि किस राइटर की हत्या, एम कालबुर्गी करके एक राइटर थे साउथ के, इस एम कालबुर्गी की हत्या के मामले में एकेडमी द्वारा जो
इनएक्शन और साइलेंस है ना रखा गया था, उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने इस तरह का काम किया था कि उन्होंने एकेडमी के जनरल काउंसिल की एक पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 9 दिसंबर 2015 को उन्होंने लौटा दिया। तो याद रखना कि किस राइटर की मर्डर पर इन्होंने इस तरह का कार्य किया था या इस तरह का अवार्ड लौटा दिया था। तो MM कालबुराई नाम से एक राइटर है, उनकी हत्या पर इन्होंने ये एक्शन लिया था। ठीक है, तो ये इनके नॉवेल्स एंड अवार्ड्स पर बात थी। अब हमारा नेक्स्ट इसके अंदर जो हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट ले रहे हैं वो है उनके कुछ नॉवल और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ध्यान दें कि ये बेसिकली एक फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट है, फेमिनिस्ट राइटर के अंदर भी इन्होंने दो तरह के जॉनर में ज्यादा लिखा है। एक तो नॉवेल्स लिखती है ये, ठीक है, फिक्शंस, और दूसरा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने कई ऐसे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी लिखे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उनके नॉवेल्स की। देखो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें उनके नॉवेल्स और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में भी हम दो बातें करेंगे। एक तो उस नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम, उसका पब्लिकेशन ईयर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, और उसके कुछ जो प्रोटैगोनिस्ट हैं। ध्यान देइए, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि जो भी किसी राइटर ने मैन नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखे हैं उनके प्रोटैगोनिस्ट अगर फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो मेल। यहाँ पर अदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हम लेंगे और जो उनकी महिला प्रोटैगोनिस्ट फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको भी साथ में लिखा हुआ है और उनके प्रोफेशंस को भी लिखा हुआ है। देखो एग्जाम में दो तीन बातें वहां पर पूछता है। एक तो किसी भी नॉवेल के अंदर उस नॉवेल का प्रोटैगोनिस्ट कौन है, ठीक है, उसका नाम पूछ सकता है, साथ ही वो क्या काम करता है, उसका प्रोफेशन क्या है वो भी पूछ सकता है। उसके हो सकता है कि जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनका भी प्रोफेशन और उनका भी नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ बताने की कोशिश की गई है। देखिए पहला नॉवेल इनका, अभी बात हुई थी हमारी कि 1980 में, क्योंकि इनका पहला स्टोरी कलेक्शन तो आया था 1978 में। याद रखना, her first publication of short story collection was in 1978, but her first novel was published in 1980 और नाम था उसका द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर एक प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है। यहाँ पर कैरेक्टर्स को हमने उनके नामों के साथ ही लेने की कोशिश की है। थोड़ा सामान्य सा परिचय है। सरू करके सरिता है ना, जिसका शॉर्ट नेम सरू है। सरिता एक डॉक्टर है और उसके हस्बैंड का नाम, ध्यान दें, मनोहर। पहले नॉवेल में जो दो पात्र हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, सरिता और मनोहर, और दोनों ही डॉक्टर हैं। ठीक है, दोनों का प्रोफेशन सेम है, सरिता और मनोहर का। आपको उसकी प्रोटैगोनिस्ट का नाम याद रखना है क्योंकि पहले नॉवेल का प्रोटैगोनिस्ट, उसकी थीम, उसके कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला नॉवेल इनका द डार्क होल्ड्स नो टेरर है, जिसके अंदर प्रोटैगोनिस्ट सरिता है जो एक डॉक्टर है और उनके हस्बैंड का नाम मनोहर है, वो भी एक डॉक्टर से। ठीक है, अब देखो दूसरा नॉवेल इनका है इफ आई डाई टुडे, यदि मैं आज मरता हूं, इफ आई डाई टुडे। 2 साल के बाद पब्लिश हुआ 1982 में। याद रखें, आफ्टर 2 years देयर इज वन अनदर नॉवेल इफ आई डाई टुडे, जिसका प्रोटैगोनिस्ट, देखो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जितने भी नॉवेल लिखे हैं इन्होंने, इनकी जो प्रोटैगोनिस्ट है एक तो फीमेल कैरेक्टर है ना, तो उन फीमेल कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और उनका प्रोफेशन भी यदि वहां पर प्रिस्क्राइब्ड है या है तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट जो नॉवेल्स हैं उनके प्रोटैगोनिस्ट के प्रोफेशंस भी पूछे जाते हैं। इफ आई डाई टुडे में रानी करके कैरेक्टर है और उसके हस्बैंड का नाम भास्कर है, और भास्कर वाज आल्सो ए डॉक्टर। ध्यान दें, इनके दूसरे नॉवेल का मेल जो कैरेक्टर है भास्कर, उसका भी प्रोफेशन डॉक्टर है। यहाँ पर मनोहर है जो भी डॉक्टर है।
ठीक है, यहाँ पर रानी का कोई प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तीसरा नॉवेल देखो आप, तीसरा नॉवेल का नाम है कम अप एंड बी डेड, 1983 में तीसरा नॉवेल आया। 80 में पहला, 82 में दूसरा, तीसरा कम अप एंड बी डेड। यहाँ पर फिर एक शब्द आ रहा है, देखो डेड, ऊपर वाले में डार्क, ठीक है, डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, इफ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड। शशि देशपांडे का तीसरा नॉवेल है कम अप एंड बी डेड, 1983, जिसकी एक फीमेल जो पात्र है उसका नाम है नैना, याद रखें। पहले में हमने नाम पढ़ा सरिता एंड मनोहर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरे में रानी और भास्कर, तीसरे में नैना जो कि एक स्कूल गर्ल है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी बात है कि कम अप एंड बी डेड में जो नैना है वो एक स्कूल गर्ल है, स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का कैरेक्टर है, और उसका जो फ्रेंड है उसका नाम है रवि, जो कि एक जर्नलिस्ट है। ठीक है, रवि एक जर्नलिस्ट है, ये इसका मेल प्रोटैगनिस्ट है, जर्नलिस्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दें एक बात कि अभी आप सभी नॉवेल्स के पात्रों को देखेंगे तो आप एक बात कॉमन देखेंगे कि इनके जो पात्र हैं, एक तो डॉक्टर प्रोफेशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं और एक जर्नलिस्ट है। वो सारे लोग लगभग नाम आएंगे देखना आप, जैसे ये जर्नलिस्ट है, यहाँ पर भास्कर डॉक्टर है ना, ये दोनों भी डॉक्टर हैं, है ना। तो कम अप एंड बी डेड में नैना एक फीमेल कैरेक्टर है और रवि एक जर्नलिस्ट है। रूट्स एंड शैडोज, फोर्थ नॉवेल इज रूट्स एंड शैडोज, 1983। यहाँ पर ध्यान दें, शेडो प्ले नाम से भी एक नॉवेल इन्होंने लिखा है बाद में, लेकिन इस नॉवेल का नाम है रूट्स एंड शेडोज। रूट्स एंड शेडोज भी 1983 में, कम अप एंड बी डेड है ना जब आया उसी साल पब्लिश हुआ रूट्स एंड शेडोज, जिसकी जो फीमेल कैरेक्टर है वो है इंदू, जो कि जर्नलिस्ट है और राइटर है। ठीक है, और इसका मेल पात्र, उसका जो हस्बैंड है वो जयंत है। जयंत जो कि एक कॉरपोरेट जॉब करता है, वर्क्स इन अ कॉरपोरेट, है ना, सेक्टर। जयंत, इंदू और जयंत का यहाँ पर स्टोरी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट एक नॉवेल है जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त एक नॉवेल है। इस पर आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कैरेक्टर्स के नाम, जैसे पहले नॉवेल के कैरेक्टर्स में सरिता और मनोहर दोनों डॉक्टर्स हैं। पांचवा नॉवेल इंपॉर्टेंट है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखना, और नॉवेल कब लिखा गया, 1989, क्योंकि 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस नॉवेल को मिला 1990 के अंदर। ठीक है, तो 1990 में जिस नॉवेल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला वो नॉवेल है दैट लॉन्ग साइलेंस, इन 1989 इट वाज पब्लिश्ड। और उसकी जो महिला कैरेक्टर है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो इस नॉवेल में है, इसका भी नाम याद रखना, इस पर क्वेश्चन लास्ट टाइम आ चुका है। ठीक है, 2022 की जो सीनियर जो टीचर एग्जाम था उसमें इस पर क्वेश्चन आ चुका है, दैट लॉन्ग साइलेंस की फीमेल प्रोटैगनिस्ट कौन से, है ना, प्रोफेशन को करना चाहती है, तो उसका उत्तर है राइटर। वो एक राइटर बनना चाहती है ना, परस्यू करती है एक ड्रीम की वो एक राइटर बने। और उसका हस्बैंड है इसमें मोहन, याद रखें। पहले नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट नेम है वो है सरिता, शी वाज अ डॉक्टर, एंड मनोहर, उसका जो हस्बैंड है वो भी डॉक्टर था। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ भी मनोहर जैसे एक नाम है मोहन, जया एंड मोहन। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, जया और मोहन। मोहन जो कि एक सिविल सर्वेंट है और जया जो कि एक राइटर बनना चाहती है। उसमें इस नॉवेल को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला। तो आपको पहला नॉवेल एक तो द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, ठीक है, 1980 में लिखा हुआ, और दूसरा द लॉन्ग साइलेंस 1989 का नॉवेल। इन दोनों के कैरेक्टर्स, उनके नाम, उनके पब्लिकेशन ईयर, अवार्ड अगर जीता है तो उसको याद रखना है। अगला देखो, सिक्स्थ जो हमने यहाँ पर उनकी राइटिंग लिखी है, द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज। इस पर भी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था। एक्चुअल में इट वाज अ स्टोरी एंड स्टोरी कलेक्शन। द इंट्रूजन एक कहानी है और
इसके साथ में उन्होंने कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में अन्य भी कई कहानियां लिखी हुई है। 1993 के अंदर ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आया था इनका, जिसका नाम है द इंट्रूजन। इंट्रूजन पर भी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है ना। इंट्रूजन स्टोरी के अंदर क्या थीम है उस पर क्वेश्चन था। तो देखिए आप, द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज 1993, ध्यान दें 1980 में इनका फर्स्ट नॉवेल, ठीक है। 1989 में साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवेल आया दैट लॉन्ग साइलेंस। और अगला जो इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 1978 में आया है, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो 1993 में आया है। ध्यान दें 1993, ठीक है। अब ध्यान दें, इसमें एक नरेटर है जो कि एक न्यूली वेड वुमन है। इंट्रूजन की जो नरेटर है ना, एक्चुअल में उनका कोई यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, लेकिन वो नरेटर एक नई नवेली विवाहित महिला है। और इस स्टोरी के अंदर जो टैबू टॉपिक शशि देशपांडे ने उठाया है, ठीक है ना। टैबू टॉपिक का मतलब क्या होगा, तो इन्होंने जो वर्जित विषय, ध्यान दें टैबू टॉपिक क्या होता है, लास्ट एग्जाम में आया हुआ है कि विच टैबू टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड द इंट्रूजन। तो टैबू टॉपिक का मतलब ऐसा विषय जो कि कोई उठाता नहीं है ना, समाज में उस पर बात करना वर्जित होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसे किसी टॉपिक को शशि देशपांडे ने आपके इंट्रूजन में उठाया, और दैट टैबू टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड मैरिटल रेप। याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है और यही उत्तर था उसका कि मैरिटल रेप पर। मैरिटल रेप का मतलब विवाह है ना, विवाहित महिला के साथ अगर कोई जबरन संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहते हैं, ठीक है। तो इस टैबू टॉपिक पर इंट्रूजन लिखी गई है। एंड द लैक ऑफ एजेंसी इन अ वुमन सेक्सुअल लाइफ विद इन मैरिज, ये एक टॉपिक है इसमें। लैक ऑफ एजेंसी का मतलब कि जो महिलाओं के जो अधिकार है, उनका जो प्रभाव है, उसकी कमी, ठीक है। उनका जो महिलाओं का जो सेक्सुअल लाइफ होता है विवाह के बाद, उसमें उनकी नहीं चलती है, उसमें उनके पति की चलती है। पति द्वारा उन पर जो उत्पीड़न किया जाता है उसको लेकर के इंट्रूजन लिखी गई है। तो इंट्रूजन पर भी क्वेश्चन बनने के चांस है, इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान से देख लें आप, ठीक है। तो कौन से टैबू टॉपिक को ये फोकस करती है, तो मैरिटल रेप को। और ये 1993 में आया एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसकी एक इम्पोर्टेंट कहानी इंट्रूजन है, जिसमें जो उसका मेन कैरेक्टर है वो एक उसका नरेटर एक न्यूली वेड वुमन है, ठीक है। 1993 में ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था। अगला देखें, अ मैटर ऑफ टाइम। नेक्स्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण एक उनका नॉवेल है, मैटर ऑफ टाइम। 1996 में आया। 1996 में आया एक और नॉवेल, इनका नाम है, देखो दैट लॉन्ग साइलेंस के बाद एक इंपॉर्टेंट नॉवेल इनका है मैटर ऑफ टाइम, जिसके अंदर सुमित्रा करके एक पात्र है, एक माँ है, सुमी इसका शॉर्ट नेम है, सुमी या सुमित्रा। देखो फर्स्ट में जो इनका नॉवेल था उसका पात्र था सावित्री, ठीक है। दैट लॉन्ग साइलेंस में जया है, तो मैटर ऑफ टाइम में सुमित्रा है। देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो तीनों ही नॉवेल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका वहां से बन सकता है। सुमित्रा डॉक्टर है, जया राइटर बनना चाहती है। मैटर ऑफ टाइम में एक माँ है जिसका नाम सुमी है, सुमित्रा जिसको कहेंगे। सावित्री फर्स्ट में है, ठीक है, फर्स्ट जो उनका नॉवेल था उसमें है, ठीक है। लेकिन मैटर ऑफ टाइम में सुमित्रा जो कि एक गृहिणी है और एक राइटर का काम भी करती है, होम मेकर है, वो हाउसवाइफ है, ठीक है। क्या करती है वो, तो हाउसवाइफ है और एक साथ में राइटर भी है, लेखक का काम भी करती है। तो होम मेकर एंड राइटर सुमित्रा, और उसकी दो बेटियां हैं। यहाँ पर ध्यान दें, तीन कैरेक्टर है इस मैटर ऑफ टाइम में। एक तो है सुमी जो कि एक माँ है, और दो उनकी बेटियां हैं, आरू एंड चारू। आरू एंड चारू, याद रखना ये नाम,
ये लड़कियों के नाम है, आरू एंड चारू, ठीक है। आरू एंड चारू वाज सुमीज डॉटर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो सुमित्रा का जो हस्बैंड है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो मेल कैरेक्टर है, वो है गोपाल, है ना। सुमित्रा का पति जो है वो गोपाल है, जो कि उसको छोड़ देता है सुमित्रा को, जो कि प्रोफेसर है। याद रखना यहाँ पर आप कैरेक्टर का प्रोफेशन यहाँ पर याद रखें आप, कि गोपाल वाज अ प्रोफेसर। देखो अभी तक जो इनके मेल कैरेक्टर्स थे उनमें पहला कैरेक्टर मनोहर जो था, मनोहर वाज अ डॉक्टर, ठीक है। मोहन जो था दैट लॉन्ग साइलेंस में, मोहन वाज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, सिविल सर्वेंट था। और गोपाल जो है सुमी का पति, वो एक प्रोफेसर है। तो यहाँ पर तीन इनके मुख्य जो नॉवेल्स हैं उनके कैरेक्टर्स हो गए हैं। द बाइंडिंग वाइन, देखो नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट एक नॉवेल है, ये भी बहुत फेमस नॉवेल है, द बाइंडिंग वाइन। बाइंडिंग वाइन, ठीक है, इसका नाम है बाइंडिंग वाइन, जो कि इन्होंने 2002 में लिखा। याद रखें, बाइंडिंग वाइन वाज रिटन इन 2002, जबकि मैटर ऑफ टाइम वाज रिटन इन 96, ठीक है ना। दैट लॉन्ग साइलेंस वाज रिटन इन 1989, और जो उनका पहला डार्क होल्ड्स नो टेरर था वो 1980 में लिखा हुआ है। ये इनके फेमस नॉवेल है। इंट्रूजन 1993 में लिखा हुआ है, ठीक है। 96 में मैटर ऑफ टाइम, जो अभी हमने सुमी, आरू और चारू का नॉवेल देखा, और द बाइंडिंग वाइन 2002 में लिखा हुआ है। इसको भी याद रखें, बाइंडिंग वाइन वाज रिटन इन 2002। इसको कैसे याद रखोगे आप, बाई बे, तो यहाँ पर 2002। इसकी फीमेल कैरेक्टर है उर्मिला, याद रखें। बाइंडिंग वाइन, यू और वी को एक साथ याद कर लो आप, ठीक है। कैरेक्टर नेम, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर नेम इज हियर उर्मिला। उर्मिला वाज अ लेक्चरर एंड अ पोएट। अगर इनका प्रोफेशन की बात करते हैं तो शी वाज अ लेक्चरर, और उनके हस्बैंड का नाम है किशोर। बाइंडिंग वाइन में उर्मिला और किशोर की कहानी है। किशोर वाज हर हस्बैंड एंड ही वर्क्स एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जो घर पर नहीं रहते हैं, हमेशा प्रवास में ही रहते हैं, क्योंकि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है किशोर। तो उर्मिला और किशोर की कहानी है ये। तो देखो यहाँ पर मनोहर उनका फर्स्ट है ना नॉवेल का कैरेक्टर है, मोहन उनका जो आपने दैट लॉन्ग साइलेंस का एक मेल पार्ट है, मेल कैरेक्टर है, और किशोर यहाँ पर द बाइंडिंग वाइन में है। अगला देखो स्मॉल रेमेडीज। स्मॉल रेमेडीज भी इनका 2000 में आया। देखो 2000 है ना, बाइंडिंग वाइन 2002 में आया है, स्मॉल रेमेडीज 2000 में आया है। इसमें भी एक पात्र है मधु, जो कि एक जर्नलिस्ट का कार्य करती है, जर्नलिस्ट है मधु, ठीक है। हु राइट्स बायोग्राफी ऑफ सावित्री बाई इंदौरकर। यहाँ पर इसको याद रखना, स्मॉल रेमेडीज नॉवेल में जो एक मधु करके जर्नलिस्ट है, वो एक बायोग्राफी लिख रही है, एक जीवनी लिख रही है, एक फेमस रिनाउंड जो सिंगर है, एक रिनाउंड सिंगर है जिनका नाम सावित्री बाई इंदौरकर है। ये पात्र नहीं है, लेकिन इस पर जीवनी इंदौरकर, सावित्रीबाई इंदौरकर एक सिंगर है, एक गायिका है, एक बहुत ही फेमस गायिका है, जिसकी बायोग्राफी लिख रही है मधु, ठीक है, स्मॉल रेमेडीज में। और उसके हस्बैंड का नाम, मधु के पति यहाँ पर सोम है, याद रखना। सोम एक डॉक्टर है, जैसे फर्स्ट उनके नॉवेल में भी मनोहर डॉक्टर है, वैसे ये भी डॉक्टर ही है, ठीक है। तो डॉक्टर और जर्नलिस्ट इनके नॉवेल्स के जो मुख्य पात्र हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है ना, वो ज्यादातर वही प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। तो याद रखें, स्मॉल रेमेडीज में मधु है और उसके पति सोम है। मूविंग ऑन, देखो नेक्स्ट 2000 के अंदर तो आ गया इनका स्मॉल रेमेडीज, 2002 में बाइंडिंग वाइन, और 2004 में मूविंग ऑन। मूविंग ऑन करके एक और नॉवेल इन्होंने लिखा है, मूविंग ऑन 2004 में। मूविंग में एम है, इसकी कैरेक्टर है मंजरी, मनु जिसको शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन मंजरी इसका फुल नेम है, मंजरी करके पात्र है, ठीक है। उसका
प्रोफेशन डिफाइन नहीं किया हुआ है इसके अंदर, मतलब मंजरी नाम याद रखें, उसका प्रोफेशन नहीं बता रखा है इसके अंदर। उसके पति का नाम है श्याम, ध्यान दें। मूविंग ऑन में जो इनके हस्बैंड है, जो एक बिजनेसमैन है, एक व्यवसायी है, ठीक है, एक व्यवसायी व्यक्ति है श्याम। मनु और श्याम की कहानी है, मंजरी और श्याम, ठीक है ना। मूविंग ऑन, मंजरी और श्याम की कहानी है। इसको आपको एक्चुअल में इन नॉवेल के सभी कैरेक्टर्स के जो नाम और प्रोफेशन है उनको आपकी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नॉवेल के प्रोटैगोनिस्ट का नाम, उसका प्रोफेशन पूछ सकता है, जैसा कि लास्ट एग्जाम में हुआ था। इन द कंट्री ऑफ डिसीट, द नेक्स्ट नॉवेल इज 2008। इन द कंट्री ऑफ डिसीट वाज पब्लिश्ड इन 2008, है ना। डिसीट को याद रखिए, इन द कंट्री ऑफ डिसीट में डिसीट का मतलब धोखा होता है, ये दुनिया धोखे की है। देवयानी करके इसमें एक पात्र, डिसीट से याद रखिए आप, डिसीट और देवयानी। डिसीट में कौन है इनका प्रोटैगोनिस्ट, तो देवयानी है, ऐसा याद रह जाएगा आपको, ठीक है, जो कि एक स्कूल टीचर है। ध्यान दें यहाँ पर, देवयानी वाज अ स्कूल टीचर और उसका हस्बैंड है अशोक चिनप्पा। अशोक चिनप्पा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। एक्चुअल में ये इनके पति नहीं है यहाँ पर, जो कि एक मैरिड पर्सन है, एक एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट पर है ये, लेकिन मैरिड होने के बाद भी डेवलप्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद देवयानी। यहाँ पर ध्यान दें, डिसीट की कहानी है, धोखे की कहानी है कि ये एक विवाहित पति होने के बाद भी जो विवाहेतर संबंध स्थापित करता है, उसके विवाहेतर संबंध जो है वो देवयानी के साथ हो जाते हैं। देवयानी और अशोक चिनप्पा की कहानी है ये, ठीक है। तो इन द कंट्री ऑफ डिसीट वाज पब्लिश्ड इन 2008 द स्टोरी ऑफ देवयानी एंड अशोक चिनप्पा, जो कि एक एसपी होता है, जो कि मैरिड होने के बाद भी देवयानी के साथ उसके विवाहेतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्ले इनका, नेक्स्ट जो इनका एक रूट्स एंड शैडो इनका नॉवेल है, वैसे ही एक और है शैडो प्ले, याद रखना। शैडो प्ले वाज रिटन और पब्लिश्ड इन 2013, है ना, 2013। ये रिसेंट ईयर्स में लिखे हुए नॉवेल्स में शैडो प्ले इनका नॉवेल है। शैडो प्ले की जो पात्र है, फीमेल कैरेक्टर, वो है भावना, जो भी एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, ठीक है, जर्नलिस्ट है भावना भी शैडो प्ले में। और किरण उसके पति का नाम, हस्बैंड्स नेम वाज किरण। किरण और भावना की कहानी है शैडो प्ले, याद रखना इसको भी। और नेक्स्ट है 13 स्ट्रेंजर्स टू अवरसेल्व्स। देखो ये इनका जो लास्ट और रिसेंट जो नॉवेल है, याद रखना, फर्स्ट डार्क होल्ड्स नो टेरर, फर्स्ट नॉवेल है इनका, जबकि लास्ट और रिसेंट अभी का जो इनका नॉवेल लास्ट है वो है स्ट्रेंजर टू अवरसेल्व्स, स्वयं से, है ना, अजनबी बनने की कहानी है। 2015 में अपूर्वा और हरि, देखो अपूर्वा इसकी फीमेल पात्र है, फीमेल प्रोटैगोनिस्ट जो है इस नॉवेल की, वो अपूर्वा है, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है। और हरि उनके पति हैं, जो उनके साथ ही काम करते हैं, लेकिन वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट भी, है ना, मेडिकल से जुड़ा हुआ एक विशेषज्ञ होता है, जो कैंसर रोग का विशेषज्ञ होता है, ठीक है ना। कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में एक ऑन्कोलॉजिस्ट हरि उनके पति है और अपूर्वा पैथोलॉजिस्ट है। तो स्ट्रेंजर्स टू अवरसेल्व्स भी इनकी एक लेटेस्ट नॉवेल है, जिसके अंदर आप दोनों ही जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए पति और पत्नी का कैरेक्टर है, हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है। तो स्ट्रेंजर्स टू अवरसेल्व्स was published in 2015, the story of Apurva, a pathologist, and Hari, oncologist, उसके पति है इसमें। तो ये तो इनके हो गए शॉर्ट स्टोरीज एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। याद रखना, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सभी उनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, उनके पब्लिकेशन ईयर्स, उनके फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम, ठीक है,
उसका प्रोफेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, साथ ही जो मेल कैरेक्टर्स हैं जो उनके सो कॉल्ड हस्बैंड और है ना उनके लव इंटरेस्ट हैं, उनका भी ब्रैकेट में प्रोफेशन लिख करके यहाँ पर सभी तरह से आपको बताने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और याद रखने की कोशिश करें, एग्जाम में क्वेश्चन आपका इनसे बनेगा। अब ऐसे उनकी कुछ चिल्ड्रंस बुक्स हैं, याद रखें, है ना, मतलब बच्चों के लिए बाल कहानियों की पुस्तकें या है ना बच्चों पर लिखी इनकी जो बुक्स है उनके भी कुछ नाम याद रखना। कभी हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि शशि देशपांडे ने निम्न में से कौन सी चिल्ड्रंस बुक नहीं लिखी है, क्योंकि नॉवेल का नाम आ गया और कोई चिल्ड्रन बुक आ गया तो आपको ये 4 चिल्ड्रंस बुक भी याद रखनी है। एक तो है समर एडवेंचर, देखो बच्चों की बात आती है तो एडवेंचर स्टोरीज होती है, ऐसे याद रख सकते हो आप। एडवेंचरस स्टोरीज जो होती है वो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, तो समर एडवेंचर करके एक इनका चिल्ड्रन बुक का नाम है। हिडन ट्रेजर, देखो यहां पर फिर बात है, हिडन छुपा हुआ खजाना। अब ये भी जो है वो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने वाला एक विषय है, खजाना। जब भी बच्चा भी खजाने की बात सुनता है तो बड़ा ही वो क्यूरियस हो जाता है। और तीसरी है द ओनली विटनेस, ओनली विटनेस, विटनेस साक्षी होता है, ठीक है। तो बच्चों से जुड़े हुए 3 नाम, और एक नाम है नारायणपुर इंसिडेंट, ये भी याद रखिए आप, नारायणपुर इंसिडेंट, ठीक है। नारायणपुर इंसिडेंट पर भी एक इनकी चिल्ड्रंस बुक है, नारायणपुर की जो घटना है, ठीक है। तो याद ऐसे रख सकते हो आप, समर, ट्रेजर, विटनेस, नारायणपुर, ये 4 शब्द आप याद कर लो तो उनकी चिल्ड्रन बुक के नाम याद हो जाएंगे। बाकी इनके नॉवेल्स के नाम आपने पहले ऊपर देख लिए, ठीक है, समर, ट्रेजर, विटनेस, नारायणपुर, ठीक है। अब एक इन्होंने मेमोयर लिखा है, याद रखना ये एक ही लिखा है। तो शशि देशपांडे ने जो मेमोयर लिखा है उसका नाम भी याद रखना कि कौन सा मेमोयर। शशि देशपांडे ने एक वृत्तांत लिखा है, एक संस्मरण लिखा है जिसका नाम है लिसन टू मी। याद रखें, शशि देशपांडे का जो संस्मरण है जो उन्होंने लिखा है वो है लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब मुझे सुने, मुझे सुनो, ठीक है। शशि देशपांडे ने मुझे सुनो, देखो यहां पर मुझे कौन हो सकता है, तो शशि देशपांडे एक महिला है और वो महिलाओं पर लिखती है, नारियों पर लिखती है। तो आप यहाँ पर मी को यदि एक महिला मान लें, क्योंकि कोई महिला को सुनता नहीं है, इसको याद रखने का तरीका ये कि महिलाओं की कोई नहीं सुनता है, इसलिए एक महिला कह रही है महिला पात्रों के माध्यम से कि मुझे सुनो, ठीक है। तो लिसन टू मी वाज रिटन बाय शशि देशपांडे एंड लिसन टू मी वाज अ मेमोयर। याद रखना मेमोयर कौन सा लिखा है, एक ही मेमोयर उन्होंने लिखा है। जैसे एक टाइप से ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वैसे एक मेमोयर है उनका, उसका नाम है लिसन टू मी, ठीक है। तो कुछ ऐसे उनके इंपॉर्टेंट हमने राइटिंग्स देखी। एक कलेक्टेड एसेज भी लिखा है इन्होंने, देखो ये भी एक अपने आप में यूनिक है क्योंकि इनका कलेक्शन ऑफ एसेज एक ही है, ठीक है। उनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था 1978 में, इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज भी उन्होंने लिखा है 1993 में। ऐसे एक इनका ऐसे कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कलेक्टेड एसेज, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज, इसका नाम है राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज, 2003 में आया, याद रखना 2003 में आया। देखो इंट्रूजन की बात हमने की थी, तो इंट्रूजन एक्चुअल में उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि 1993 में आया है, 93 के बाद में 2003 की बात अपन ने अभी देखी कि 93 में तो इनका इंट्रूजन आया, लेकिन 10 साल जोड़ दो तो इनका एक ऐसे कलेक्शन है जो कि 2003 में आया। इसको याद रख सकते हो आप, एक ही कलेक्शन ऑफ एसेज है इनका, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन, याद रखना मार्जिन, ठीक है। ऐसे कलेक्शन है राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेज, ठीक है। तो ये इनकी शशि देशपांडे की जो इंपॉर्टेंट
मेजर राइटिंग्स थी जिसके अंदर उन्होंने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, नॉवेल्स, ऐसे कलेक्शन, उनका एक मेमोयर, ठीक है, इस तरह से आपको चिल्ड्रंस बुक्स उनकी 4 हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान रख लें क्योंकि एग्जाम में इसी बात पर क्वेश्चन आता है। अब हम इनके ऊपर इनकी राइटिंग्स और शशि देशपांडे के जीवन पर, उनके पुरस्कारों पर, उनके नॉवेल्स पर, उनकी शॉर्ट स्टोरीज पर, है ना, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, स्टोरी है, उस पर भी कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर जो आपका प्रीवियस पेपर था 2022 का जो सीनियर टीचर एग्जाम था, ठीक है, उसमें शशि देशपांडे पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला देखो, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, 1980 में लिखा हुआ इनका पहला, है ना, ये डेब्यू नॉवल है इनका, डेब्यू नॉवल पूछा गया है यहाँ पर कि द डार्क होल्ड्स नो टेरर। याद रखना, पहला नॉवेल और पहले नॉवेल पर हमेशा क्वेश्चन आता है। इस नॉवेल के जो दोनों प्रोटेगोनिस्ट है, मतलब एक तो फीमेल प्रोटेगोनिस्ट जिसका नाम हमने यहाँ पर पढ़ा था सावित्री। सावित्री एक डॉक्टर है, डॉक्टर का प्रोफेशन परस्यू करती है और उसके पति का नाम है मनोहर, और मनोहर वाज आल्सो अ डॉक्टर इन दिस नॉवेल। तो एक तो ये दोनों पात्र कब लिखा, कब पब्लिश हुआ, डेब्यू नॉवेल है, और किसने लिखा है, तो ये आपकी शशि देशपांडे ने लिखा। ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम सीनियर टीचर एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीधा पूछ लिया शशि देशपांडे का एक नॉवेल ही कि डार्क होल्ड्स नो टेरर किसने लिखा है, तो अपना उत्तर है शशि देशपांडे। और इस नॉवेल पर आप सारा डिटेल ध्यान रख के जाएं क्योंकि हो सकता है पहले नॉवेल पर अब उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन आ जाए, कैरेक्टर के प्रोफेशन पर आ जाए, उस नॉवेल की थीम पर आ जाए, है ना। देखो, तो शशि देशपांडे का नॉवेल है फर्स्ट नॉवेल। दूसरा क्वेश्चन एक इनकी राइटिंग के टॉपिक पर पूछा गया है, विच टैबू टॉपिक। ये भी लास्ट ईयर जो एग्जाम था 2022 का उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा ऐसा वर्जित टॉपिक है, विषय है, जो कि शशि देशपांडे ने हाईलाइट किया है इन हर शॉर्ट स्टोरी। उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, जिसमें कहानी है, पहली कहानी द इंट्रूजन। इंट्रूजन के अंदर उन्होंने कौन सा वर्जित विषय उठाया है जिसको हाईलाइट किया है। क्वेश्चन ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने पहले डिस्क्रिप्टिव में डिस्कस भी किया है कि कौन सा टॉपिक इन्होंने हाईलाइट किया है। तो इसमें पहला लिखा है मेल चौवनिज्म, जिसको अपन कहते हैं जो पुरुष होते हैं वो अंध राष्ट्रभक्त होते हैं। क्या ये टॉपिक है, पुरुषों की अंध राष्ट्रभक्ति। होमोसेक्सुअलिटी क्या है, इसका टॉपिक है। इन्फेंटिसाइड, है ना, जो इन्फेंट्स को मारने की एक मर्डर ऑफ इन्फेंट्स पर है, या मैरिटल रैप पर है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इंट्रूजन की कहानी जो है वो मैरिटल रैप पर आधारित है ना। मैरिटल रैप का मतलब वही होता है कि जो पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने की बात। मैरिटल रैप क्या होता है, विवाह के बाद पत्नी के साथ यदि कोई उसका पति, है ना, जबरन रिलेशंस, फिजिकल रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है, उसे मैरिटल रेप कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा टैबू टॉपिक इन्होंने इंट्रूजन में उठाया, तो मैरिटल रेप। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा एक और प्रश्न लास्ट टाइम 22 की परीक्षा में आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। शशि देशपांडे पर उस पेपर में 3 क्वेश्चंस थे, ध्यान दें। हमने जितने भी राइटर अभी तक लिए हैं सभी पर 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट टाइम मेजर इंडियन राइटर्स पर टोटल 31 क्वेश्चंस थे, इसीलिए हम यहाँ पर मेजर इंडियन राइटर्स को अच्छे से कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी यदि क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनते हैं तो आप उनको सही कर पाए। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, इन दैट लॉन्ग साइलेंस, इनका जो एक नॉवेल इन दैट लॉन्ग साइलेंस, जो कि इनका हमने पढ़ा 1989 में पब्लिश हुआ, 1990 के अंदर, जिसको कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे के द्वारा। उसकी प्रोटैगोनिस्ट जया पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, जया वांट्स टू बिकम, जया एक्चुअल में उसका एक प्रोटैगोनिस्ट पात्र है।
जो क्या बनना चाहती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे राइटर, म्यूजिशियन, डॉक्टर, एडवोकेट। तो डॉक्टर तो नहीं है, ठीक है, एडवोकेट भी नहीं है, म्यूजिशियन भी नहीं है, वो एक राइटर बनना चाहती है। ये इसका सही उत्तर होगा कि जया वांट्स टू बिकम अ राइटर। याद रखना, ये बात आ चुकी है वैसे, लेकिन एक बार फिर से इस कैरेक्टर को आप अच्छे से याद रखें। जया राइटर बनना चाहती है, उसके अंदर उसका पति मोहन है, जया का हस्बैंड मोहन है जो कि एक सिविल सर्वेंट है। देखो इनके दो नॉवेल के पात्रों को अच्छे से याद रखें। पहले तो एक तो अभी जो हमने देखा था पहला, ठीक है ना, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, जिसमें सावित्री एक डॉक्टर है और मनोहर एक डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन दूसरा इनका जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवेल है दैट लॉन्ग साइलेंस, उसके अंदर जो जया है वो एक राइटर बनना चाहती है, ये प्रश्न था। और उसके पति का नाम मोहन है जो एक सिविल सर्वेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके देख लो, इसमें 3 क्वेश्चन में एक तो इनके नॉवेल के नाम को पूछा गया कि नॉवेल किसने लिखा, ठीक है। दूसरा उनकी एक शॉर्ट स्टोरी का टॉपिक पूछा गया कि शॉर्ट स्टोरी इंट्रूजन किस, है ना, किस टॉपिक, किस टैबू टॉपिक को हाईलाइट करती है। और तीसरा इनका एक प्रोटैगनिस्ट जिसका प्रोफेशन पूछा गया कि वो क्या बनना चाहती है इस नॉवेल के अंदर, तो शी वांट्स टू बिकम अ राइटर। अगला क्वेश्चन देखो आप, इन विच ईयर वाज शशि देशपांडे बोर्न, कौन से साल शशि देशपांडे का जन्म हुआ। ये प्रश्न अभी सिंपल सा है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि 1938, याद रखें, धारवाड़ कर्नाटक में इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1938, ठीक है, इन धारवाड़ कर्नाटका, याद रखें। एंड शी इज अ रेनाउंड इंडियन इंग्लिश राइटर नॉन फॉर हर एक्सप्लोरेशन ऑफ विमेन्स इश्यूज, ठीक है। शशि देशपांडे जो है वो महिलाओं के मुद्दों को एक्सप्लोर करती हुई एक बड़ी ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर है, जिनका जन्म 19 अगस्त 1938 को धारवाड़ कर्नाटक में आद्य रंगाचार्य के घर पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज शशि देशपांडे's फर्स्ट नॉवेल। ये बात भी अभी हमने पढ़ी है, जो कि क्वेश्चन बना था, लेकिन प्रश्न ये दूसरे टाइप का है कि उनका डेब्यू नॉवेल कौन सा है। डेब्यू फर्स्ट नॉवेल वाज रिटन और पब्लिश्ड इन 1980, याद रखें, है ना। द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, याद रखना, ये पहला नॉवेल है इनका। वैसे ये सारे नॉवेल इनके हैं। दैट लॉन्ग साइलेंस, स्मॉल रेमेडीज, मैटर ऑफ टाइम, सभी इन्हीं के हैं। इनके पब्लिकेशन ईयर ब्रैकेट में लिखे हुए ये सही है सारे ऑप्शंस। दैट डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980 में लिखा हुआ है, दैट लॉन्ग साइलेंस 1989 में लिखा हुआ है, जिसके लिए 1990 में साहित्य अकेडमी मिला। स्मॉल रेमेडीज 2000 में लिखा हुआ है, मैटर ऑफ टाइम 96 में लिखा हुआ है। ये वैसे है सभी इन्हीं के नॉवेल, लेकिन विच वाज द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय हर, तो द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स वाज हर फर्स्ट नॉवेल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अभी कि 2 कैरेक्टर हैं, एक तो आपका सावित्री डॉक्टर है और एक मनोहर उसके पति डॉक्टर है इसमें। डार्क होल्ड्स नो टेरर, ठीक है। देखो इस पर थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं हम कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1980 एंड दिस नॉवेल मार्क द डेब्यू एज अ नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार के रूप में इनका डेब्यू हुआ था इस नॉवेल से। और इसकी जो थीम है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। देखो पहला नॉवेल है तो इसकी थीम पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है घरेलू हिंसा, जेंडर रोल्स, ठीक है। जेंडर रोल्स का मतलब जो लैंगिक भूमिका होती है, महिलाओं की लैंगिक भूमिका क्या होती है, एंड सेल्फ आइडेंटिटी, स्वयं की पहचान। ये ज्यादातर इनके नॉवेल्स में थीम एक्सप्लोर होती है कि एक महिला सेल्फ आइडेंटिटी के लिए लड़ती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर रोल्स एंड सेल्फ आइडेंटिटी जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता हुआ इनका फर्स्ट नॉवेल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, क्योंकि पहले नॉवेल की थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डार्क होल्ड्स नो टेरर was published in 1980 and it was her first novel and it explores themes of domestic violence, gender roles and self identity, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शशि देशपांडे's works primarily focus on which theme। ये बात इनके सभी नॉवल की बात कर रही है, या फिर इनके द्वारा लिखे गए जितने भी राइटिंग्स हैं उन सब में जो मुख्य रूप से फोकस करती है जिस थीम पर, जिस कथानक पर, जिस विषय वस्तु पर ये लिखती है अपने सारी राइटिंग्स में, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी लिख रही है, चाहे वो नॉवेल्स लिख रही है, तो उसमें कौन सा थीम
ज़्यादातर वो फोकस करती है। यहाँ पर ऑप्शन है साइंस फिक्शन, फेमिनिज्म एंड वुमेन स्ट्रगल्स, माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो सीधी सी बात है, शशि देशपांडे जब भी आएगी तो ये वाले ही आपको वहाँ पर शब्द मिलेंगे। एक तो नारीवाद पर लिखती है वो, फेमिनिज्म पर लिखती है, और महिलाओं के संघर्षों को लिखती है, महिलाएं जो स्ट्रगल करती है अपनी मैरिटल लाइफ में, ठीक है, उनको बयां करती हुई इनकी सारी राइटिंग्स हैं। तो आप याद रखना, इनके सारी वर्क्स में, इनके लिटरेरी वर्क्स में जो ज़्यादातर थीम एक्सप्लोर हुई है वो है फेमिनिज्म एंड वुमेन्स स्ट्रगल्स, ठीक है। हर नॉवेल्स ऑफन हाईलाइट विमेन्स ऑपरेशन, महिलाओं पर हो रहे ऑपरेशन, उत्पीड़न की कहानियां हैं, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान का जो संकट इन पर जो छाया हुआ रहता है महिलाओं पर, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाहित लड़ाइयाँ या जो संघर्ष है पति पत्नी के बीच, और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, समाज की जो अपेक्षाएं हैं, है ना, महिलाओं से खास करके भारतीय समाज में जो अपेक्षाएं की जाती हैं उनको हाईलाइट करते हुए इसके सारे वर्क्स हैं। इसको याद रखना, ये जनरल सा थीम है जो इनकी सारी वर्क्स में मिलेगा आपको। एक तो वुमेन्स ऑपरेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड इंडियन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच नॉवेल डिड शशि देशपांडे विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये बात अभी हम कर चुके हैं कि इनका एक नॉवेल है दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है ना। दैट लॉन्ग साइलेंस वाज पब्लिश्ड इन 1989 एंड दिस वाज अवार्डेड इन 1990 द साहित्य अकेडमी, ठीक है। यहाँ पर अपन देखेंगे दैट लॉन्ग साइलेंस जो कि 1989 में लिखा हुआ, पब्लिश हुआ, और 1990 में इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि पुरस्कारों पर भी प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न याद रखें। दैट लॉन्ग साइलेंस, शी वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990, ठीक है, फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस। अब देखो दैट लॉन्ग साइलेंस किसकी बात करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर क्वेश्चन है कि दैट लॉन्ग साइलेंस पोर्ट्रेज अ वुमेन्स जर्नी। याद रखें, एक महिला की यात्रा है, जो महिला जया है, थ्रू मैरिज, विवाह है ना करने के बाद एक महिला की जर्नी, उसकी चुप्पी, साइलेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज, है ना, स्वयं की खोज में लगी हुई है कि वो क्या है, उसका साइलेंस, उसकी जर्नी, जया की बात इसमें हो रही है, ठीक है ना। तो इस कहानी पर आधारित ये इनका नॉवेल है। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। ये इनकी फर्स्ट नॉवेल पर क्वेश्चन बन रहा है कि इनके पहले नॉवेल द डार्क होल्ड्स नो टेरर का प्रोटोगोनिस्ट, उनकी जो फीमेल प्रोटोगोनिस्ट है, फीमेल जो उनकी मुख्य पात्र है वो कौन है। तो जया लिखा है, सरिता लिखा है, उर्मिला लिखा है, सुमी लिखा है। देखो यहाँ पर चारों कैरेक्टर इनके किसी न किसी नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट है ना। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा सरिता, सरिता, उर्मिला, सुमी। देखो सभी उनके नॉवेल्स की मुख्य पात्र हैं। इन पर अभी हम देखेंगे, आगे एक बात आएगी कि सरिता एक्चुअल में, है ना, उसके पति का नाम मनोहर है जो कि एक डॉक्टर है, सरिता भी एक डॉक्टर है, ठीक है ना। पहला नॉवेल इनका जो है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, उसकी प्रमुख पात्र सरिता है ना। सरिता भी डॉक्टर है, उनके पति भी डॉक्टर है। सरिता का एक शॉर्ट नेम इसमें है सरू। इज ए सक्सेसफुल डॉक्टर हु फोकसेस इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज, हु फेसेस, जो कि फेस कर रही है। देखो डॉक्टर होकर भी एक इमोशनल और फिजिकल अब्यूज अपने पति से वह फेस कर रही है। उसके पति जो हैं उसके साथ अब्यूजिंग बिहेवियर करते हैं, है ना, एक इमोशनल फिजिकल अब्यूज करते हैं उसको डॉक्टर पति, लीडिंग टू स्ट्रगल बिटवीन हर प्रोफेशनल सक्सेस एंड पर्सनल सफरिंग, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सरिता है वो डॉक्टरी प्रोफेशनल में एक सक्सेसफुल लेडी है, और उसके जो पति हैं वो उसकी उस सक्सेस से जेलस फील करते हैं। तो प्रोफेशनल सक्सेस के बाद भी वो पर्सनल सफरिंग को झेल रही होती है, व्यक्तिगत पीड़ाएं झेल रही होती है अपने पति से। उस कहानी को बयां करती हुई एक स्टोरी है
द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, जो कि सरिता और मनोहर की कहानी है। और सरिता उसके अंदर इमोशनल फिजिकल अब्यूज अपने पति से झेल रही है और एक स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। शशि देशपांडे इज द डॉटर ऑफ विच फेमस कन्नड़ राइटर, ये बात भी हम कर चुके हैं कि कौन से फेमस कन्नड़ राइटर की और स्कॉलर की, है ना। एक कन्नड़ ड्रामेटिस्ट और राइटर स्कॉलर हैं जिनकी बेटी है। तो यहाँ पर वी वेंकटेश अयंगर लिखा है, आर के नारायण लिखा है, श्रीरंगा लिखा है, आद्य रंगाचार्य लिखा है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है, देखो आद्य रंगाचार्य। आद्य रंगाचार्य उसके पिता का नाम है और उनको श्रीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। श्रीरंगा भी इनको कहते हैं, श्रीरंगा, ठीक है। ही वॉज अ फेमस कन्नड़ प्ले राइट, नाटककार थे ये। उनकी बेटी जो है वो नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एसेइस्ट है, लेकिन ये एक ड्रामेटिस्ट थे और एक स्कॉलर थे, ठीक है। आद्य रंगाचार्य कन्नड़। Who is the protagonist of That Long Silence? इनका एक इंपॉर्टेंट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर जो 1989 के अंदर पब्लिश हुआ, इनका एक नॉवेल, उसकी भी प्रोटैगोनिस्ट पर एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हु इज द प्रोटैगोनिस्ट हियर? जया, सरिता और मीला सुमी लिखा है। तो उत्तर इसका होगा पहला ऑप्शन है ना। दैट लॉन्ग साइलेंस में जया जो कि एक राइटर बनने का सपना संजोए हुए हैं, क्या बनना चाहती है, प्रश्न आया था। उनके हस्बैंड का नाम मोहन है, इंपॉर्टेंट ये बात है। मोहन एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है ना। और जया एक राइटर बनना चाहती है। द प्रोटैगोनिस्ट इज हाउस वाइफ एंड राइटर, याद रखें, एक गृहिणी भी है, होम मेकर भी है और एक राइटर बनने का सपना परस्यू करती है। Who struggles with societal expectations and her own identity in a patriarchal setup। मतलब कि ये जो जया है वो भी स्ट्रगल कर रही है, समाज की कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना उससे है, और उसका जो खुद की जो आइडेंटिटी है उसको पाने की जुगत में लगी हुई है, उस कोशिश में लगी हुई है। और कहां पर? तो एक पैट्रियार्कियल सेटअप का मतलब कि ये जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, एक पितृ प्रधान जो सेटअप है उसमें अपनी खुद की आइडेंटिटी को खोजती हुई, स्ट्रगल करती हुई एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट जया का यहाँ पर मुख्य पात्र है, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द डार्क ऑफ होल्ड्स नो टेरर, ये याद रखना। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर मुख्य लड़ाई किस बात की है, मुख्य संघर्ष किस बात का है। तो द डार्क होल्ड्स नो टेरर एक्चुअल में वुमेन स्ट्रगल विद डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें जो उसकी पात्र है डॉक्टर सावित्री, उसके जो पति हैं मनोहर, वो किस प्रकार घरेलू हिंसा है ना करते हैं उस महिला के साथ, और वो कैसे स्ट्रगल करती है, उसकी कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर है। वुमेन स्ट्रगल विद डोमेस्टिक वायलेंस, याद रखना ये पहले नॉवेल का मुख्य है ना सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। तो वुमेन स्ट्रगल विद डोमेस्टिक वायलेंस इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, पहला नॉवेल है, ये इंपॉर्टेंट है। द नॉवेल हाईलाइट्स मैरिटल अब्यूज, मतलब मैरिटल अब्यूज का मतलब वही है कि विवाह के बाद किस प्रकार महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जाता है, और जेंडर डायनेमिक्स को हाईलाइट करती है कि जो लिंग गतिशीलता है, लिंग गतिशीलता का मतलब यही है कि किस प्रकार इस समाज में जो फीमेल जेंडर होता है उसको प्रवंचनाएं झेलनी पड़ती है। एज सरिता's हस्बैंड बिकम्स वायलेंट, जैसा कि इसमें लगता है कि मैरिटल अब्यूज और जेंडर डायनेमिक्स को हाईलाइट करता हुआ नॉवेल है। इसके अंदर क्या होता है कि सरिता के जो पति मनोहर है, ही बिकम्स वायलेंट, थोड़ा हिंसक हो जाते हैं ड्यू टू हिज इनसिक्योरिटी ओवर हर प्रोफेशनल सक्सेस। वो खुद इनसिक्योर फील करता है, मतलब कि जो मनोहर है वो असुरक्षित महसूस करता है और उसको लगता है कि मेरी जो पत्नी है वो ज़्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल है और मैं उससे पिछड़ चुका हूँ, तो इस कारण वो वायलेंट हो जाता है और उसके साथ में अब्यूजिंग बिहेवियर करता है। तो उसकी ही सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को बताता हुआ पहला नॉवेल है इनका। पहले नॉवेल पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोशिश की है कि उनके जो महत्वपूर्ण नॉवेल है उनके थीम्स, उनके कैरेक्टर्स पर क्वेश्चंस यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है।
वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो बनेगा नेक्स्ट एग्जाम में, यदि शशि देशपांडे और उसके नॉवेल्स पर बनता है, कैरेक्टर्स पर बनता है, थीम्स पर बनता है, तो यहीं से बनेगा। विच नॉवल एक्सप्लोर्स मदर डॉटर रिलेशनशिप, है ना, माँ और बेटियों के संबंधों को एक्सप्लोर करती हुई कहानी। अभी हमने पढ़ा था कि यहां पर कुछ पात्र ऐसे हैं, ठीक है ना, देखो मैटर ऑफ टाइम, यहां पर हमने पढ़ा था कि आरू, चारू और सरू, सरिता, देखो सावित्री तो पहले नॉवेल की पात्र है, सरिता एक माँ है, आरू एंड चारू जो है वो उनकी दोनों बेटियां हैं, ठीक है, और गोपाल इसका पति है, ठीक है। मैटर ऑफ टाइम इसका उत्तर होगा, क्योंकि मैटर ऑफ टाइम देखो याद कैसे रखोगे आप, मैटर से माँ याद कर लो आप, ठीक है, माँ बेटियों की जनरेशंस की कहानी है इसके अंदर। मैटर ऑफ टाइम क्या है, देखो दिस नॉवल एक्सप्लोर्स इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर जनरेशनल का मतलब यहां पर यही है कि जो अंतर वंशीय है ना संघर्ष, अंतरवंशीय का मतलब जनरेशंस, महिलाओं की दो जनरेशंस की कहानी है इसमें, एक माँ और उनकी बेटियां, देखो बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर्स, है ना, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर्स। यहाँ पर दो पीढ़ियां हैं, दो पीढ़ियों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर। एग्जामाइनिंग वुमेन्स रोल्स इन फैमिली एंड सोसाइटी, और ये नॉवेल क्या एग्जामाइन कर रहा है कि महिलाओं की परिवार और समाज में क्या भूमिका है। एक माँ की भूमिका क्या है, ठीक है, परिवार में और समाज में महिलाओं की भूमिका, जिसमें एक माँ क्या रोल अदा करती है, बेटियां क्या रोल अदा करती हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस बात को एक्सप्लोर करती हुई कहानी है मैटर ऑफ टाइम। याद रखना मैटर ऑफ टाइम भी माँ बेटियों की कहानी है, जिसमें सरिता माँ है और उनकी दोनों बेटियां अरू और चारू है। विच सोशल इशू इज प्रोमिनेंटली डिस्कस्ड इन द बाइंडिंग वाइन। याद रखना एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, द बाइंडिंग वाइन जो इनका एक नॉवेल है, ठीक है, जो उन्होंने 2002 में पब्लिश करवाया था। याद रखना 22 से याद रखो, दो बे, ठीक है, बे मतलब दो और पीछे भी दो, 2002 याद हो जाएगा आपको। द बाइंडिंग वाइन, बाइंडिंग वाइन में कौन सा सोशल इशू उठा रखा है, तो यहाँ पर लिखे देखो एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, मैरिटल रेप एंड वुमेन्स राइट्स। सीधी सी बात है, यहाँ पर उत्तर होगा इसका मैरिटल रेप एंड वुमेन्स राइट, ठीक है। मैरिटल रेप जो कि इनकी जो कहानी है द इंट्रूजन, याद रखना ये प्रश्न ऐसे बनते हैं, इंट्रूजन पर आ चुका है कि इंट्रूजन पर कौन सा टेबू टॉपिक डिस्कस किया है शशि देशपांडे ने, तो यही मैरिटल रेप करके जो टैबू टॉपिक है उसको उठाने की कोशिश कौन सी कहानी में करती है शशि देशपांडे, तो इंट्रूजन है। लेकिन किस नॉवल में करती है, देखो ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। द बाइंडिंग वाइन, नॉवल का नाम पूछे तो आपको बाइंडिंग वाइन याद रखना है, ठीक है, जिसके अंदर मैरिटल रेप और महिलाओं के अधिकारों की बात है। मैरिटल रेप एंड वुमेन्स राइट, द बाइंडिंग वाइन हाइलाइट्स मैरिटल रेप एंड वुमेन्स ऑपरेशन, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और कौन से क्वेश्चन करती है, सोसाइटियल साइलेंस, मतलब समाज चुप रहता है। अगर महिलाओं पर अत्याचार उत्पीड़न होता है तो समाज ने चुप्पी साध रखी है, और जो पितृसत्तात्मक मानदंड है, पितृ प्रधान समाज के जो मानदंड है उनकी ही चलती है, ठीक है, पुरुषों की चलती है, पुरुष के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। तो इस तरह के थीम्स को एक्सप्लोर करती हुई, हाईलाइट करती हुई कहानी बाइंडिंग वाइन की है। इन विच नॉवल डज सुमी, सुमी यहाँ पर एक कैरेक्टर है, सुमी अपीयर्स एज द प्रोटैगनिस्ट। सुमी मीन्स यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा था सुमित्रा, ठीक है, देखो यहाँ पर स से दो कैरेक्टर है, कंफ्यूज ना हो। सावित्री, ठीक है, सावित्री इनके पहले नॉवेल द डार्क हॉर्स नो टेरर का पात्र है, लेकिन सुमी सुमित्रा है जो अरू और चरू की माँ है, ठीक है। तो ये किसका प्रोटैगनिस्ट है, तो मैटर ऑफ टाइम, याद रखना माँ है
मैटर से माँ हो गया, माँ सुमित्रा है, सुमी कहते हैं उसको, मैटर ऑफ टाइम की प्रोटेगोनिस्ट है, ठीक है। मैटर ऑफ टाइम इसका उत्तर होगा। सुमित्रा या सुमी कैरेक्टर किसका है? मैटर ऑफ टाइम का। देखो यहाँ पर हमने इस बात को भी थोड़ा डिफाइन किया है कि सुमित्रा द प्रोटेगोनिस्ट डील्स विद द अबंडमेंट। अबंडमेंट का मतलब होता है परित्याग, जो कि परित्याग झेल रही है। परित्याग का मतलब पति द्वारा परित्याग कर दिया जाता है उसका। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन की अवस्था में जी रही है, वो खुद को सोच रही है। एंड रेजिलेंस आफ्टर हर हस्बैंड लीव्स हर, ठीक है ना। और वो कैसे अपनी मुख्य दुनिया में वापस लौटती है अपने पति द्वारा उसको छोड़ देने पर। अनएक्सपेक्टेडली, उसको आशा नहीं होती है, अप्रत्याशित रूप से पति उसको छोड़ देता है। तो किस प्रकार वो परित्याग, आत्मचिंतन और पलटाव मुख्य जीवन की ओर उसका होता है, ठीक है ना। तो उसको डील करती हुई कहानी है मैटर ऑफ टाइम। और उसके पति यहाँ पर गोपाल हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। सुमित्रा के जो पति है वो गोपाल है, जो कि एक प्रोफेसर है, इसको भी याद रखें। सुमीज हस्बैंड वाज गोपाल, प्रोफेसर, जो कि उस सुमित्रा को छोड़ देते हैं, अबंडन कर देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं। और किस प्रकार एक माँ है अपनी बेटियों के साथ उसके बाद का जीवन है ना झेलती है, स्ट्रगल करती है, उसकी कहानी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय शशि देशपांडे? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपके, अगर आपको उसके सारे नॉवेल्स पता है, उसके सारे वर्क्स पता है, तो आपका ये उत्तर निकल आएगा कि शशि देशपांडे ने क्या नहीं लिखा है। तो क्राई द पीकॉक, स्मॉल रेमेडीज, इन द कंट्री ऑफ डिसीट, शिप्स दैट पास, ठीक है, ये तीनों ही लिखे इन्होंने। स्मॉल रेमेडीज, इन द कंट्री ऑफ डिसीट, शिप्स दैट पास भी लिखा है। क्राई द पीकॉक इनका नहीं है, याद रखना। क्राई द पीकॉक वाज रिटन बाय अनीता देसाई। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, अनीता देसाई भी आपके सिलेबस में है। क्राई द पीकॉक इनके द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। क्राई द पीकॉक इज नॉट रिटन बाय देशपांडे, इट वाज पेन्ड बाय अनीता देसाई, इट वाज अनीता देसाई इस नॉवेल। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्राई द पीकॉक किसका है? ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में एक टेक्स्ट दे रखा है नॉवेल के रूप में, क्राई द पीकॉक। विच अवार्ड डिड रूट्स एंड शेडोज विन? यहाँ पर एक इनका नॉवेल है जो 1983 में इनका पब्लिश हुआ था, रूट्स एंड शेडोज। एक शेडो प्ले है इनका, ध्यान देना। शेडो नाम से दो इनके नॉवेल है, शेडो प्ले भी है शशि देशपांडे का नॉवेल, और एक रूट्स एंड शेडोज है, रूट्स एंड शेडोज, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1983 एंड इट वन। कौन सा इन्होंने अवार्ड जीता है? तो ज्ञानपीठ नहीं जीता है इन्होंने कभी, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनका अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि 1990 में इनको मिला हुआ है। थिरुमति रंगमल प्राइज, और एक लिखा है इसमें नंजनगुड़, देखो नंजनगुड़ थिरुमलम्बा पुरस्कार, नंजनगुड़ थिरुमलम्बा पुरस्कार, एक इनको पुरस्कार मिला है जो रूट्स एंड शेडोज के लिए मिला है। याद रखना इसका उत्तर, रूट्स एंड शेडोज जो 1983 में पब्लिश हुआ नॉवेल है उसके लिए इनको मिला नंजनगुड़ थिरुमलम्बा अवार्ड, ठीक है। 1983 में जो नॉवेल लिखा गया, और फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थीम्स एंड क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स। इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थीम्स पर लिखा हुआ ये नॉवेल है, और खास करके जो कि पितृ प्रधान जो समाज है, मानदंड है, उनकी आलोचना करता हुआ एक नॉवेल है, ठीक है, रूट्स एंड शेडोज। उसके लिए इन्हें नंजनगुड़ थिरुमलम्बा अवार्ड मिला है, जो कि एक रीजनल अवार्ड लगता है, ठीक है, कन्नड़ भाषा में दिया जाने वाला अवार्ड है, जो इनको रूट्स एंड शेडोज के लिए मिला था। विच लिटरेरी टेक्निक, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लिटरेरी टेक्निक, कौन सी ऐसी साहित्यिक तकनीक है जो कि, कौन सी साहित्यिक तकनीक देशपांडे ने फ्लुएंटली यूज की अपने नॉवेल्स में? मतलब फ्रिक्वेंटली, सॉरी फ्लुएंटली नहीं, फ्रिक्वेंटली, बार बार उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया है अपने नॉवेल्स में। कौन सी है? तो यहाँ पर 4 टेक्निक लिखी हुई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैजिक रियलिज्म, एलेगरी, एपिस्टोलरी फॉर्म। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज इन्होंने बार बार अपने नॉवेल्स में किया है। क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस?
ये एक लिटरेरी टेक्निक है ना, जिसमें क्या होता है कि कैरेक्टर के जो थॉट्स हैं, है ना, और इमोशंस हैं, उसको एक अनइंटरप्टेड फ्लो में बताने की कोशिश की जाती है। एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, इमोशंस का प्रवाह होता है इसके अंदर। देश पांडे ने अपने नॉवेल्स के जो कैरेक्टर हैं उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए अपने फीमेल कैरेक्टर्स को वहां पर कैरेक्टराइज किया है। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक राइटर हुए हैं जेम्स जॉयसी, हमारे ब्रिटिश राइटिंग में जेम्स जॉयसी एक राइटर हुए जिन्होंने भी अपने लिखे हुए नॉवेल्स में जो मॉडर्न राइटर्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है। तो शशि देशपांडे भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करती हैं और जेम्स जॉयसी भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं। मॉडर्न जो राइटर्स हैं उसमें वो भी एक फेमस नॉवेलिस्ट हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं। तो ये क्या है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड इमोशंस इन अनइंटरप्टेड फ्लो, मतलब कि जो पात्र होता है उसके विचार और उसकी भावनाओं को बिल्कुल निर्बाध रूप से, है ना, अनइंटरप्टेड का मतलब निर्बाध प्रवाह में कैरेक्टर के थॉट्स और इमोशंस वहां पर दिखते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सरिताज हस्बैंड इन द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये प्रश्न भी पहले डिस्कस हो चुका है कि सरिता डॉक्टर है, ठीक है, पहले नॉवेल में, और उसके पति जो है मनोहर वाज आल्सो डॉक्टर इन दैट, है ना, दोनों का सेम प्रोफेशन होता है। इसके प्रोफेशन के सक्सेस से ये जेलस फील करता है, इसलिए उस पर अत्याचार करता है। तो डॉक्टर इसका सही उत्तर होगा। मनोहर इज आल्सो डॉक्टर बट ही बिकम्स अब्यूजिव, वो थोड़ा अब्यूजिव हो जाता है एज ही स्ट्रगल्स विद हिज वाइफ्स प्रोफेशनल सक्सेस, क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रोफेशनल सक्सेस से थोड़ा सा, है ना, उससे घृणा करता है या स्ट्रगल करता है उस बात से। विच नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड अरु चरु एंड देयर मदर सुमी, याद रखना ये प्रश्न भी बन सकता है कि कौन सा नॉवेल अरु चरु नाम की बेटियों और उनकी माँ सुमी पर आधारित है, सुमित्रा पर आधारित है। अभी हमने पढ़ा था डार्क होल्ड्स नो टेरर नहीं है, मैटर ऑफ टाइम, दैट लॉन्ग साइलेंस और स्मॉल रेमेडीज। तो इसका उत्तर होगा मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि मैटर ऑफ टाइम इज द स्टोरी ऑफ अ मदर, ठीक है, मदर्स नेम इज सुमित्रा एंड हर डॉटर्स आर आरु एंड चरु, और सुमित्रा का पति जो कि एक प्रोफेसर है गोपाल है, ठीक है, गोपाल वाज अ प्रोफेसर, सुमित्रा वाज अ होम मेकर एंड अ राइटर, ठीक है। तो देखो, दिस नॉवल एक्सप्लोर्स फैमिली डायनेमिक्स, परिवार की गतिशीलता की बात करती है, पारिवारिक गतिशीलता, एंड जेंडर रोल्स, ठीक है। जेंडर रोल्स का मतलब वही है कि जो महिला होती है, लैंगिक भूमिका उसकी क्या होती है, महिलाओं की क्या रोल्स होते हैं, थ्रू द लाइव्स ऑफ अरु चरु एंड देयर मदर सुमी, ठीक है। इन सब के जेंडर रोल्स की बात करती है, फैमिली डायनेमिक्स की बात करता है मैटर ऑफ टाइम। व्हाट डज साइलेंस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनका एक नॉवेल है दैट लॉन्ग साइलेंस, दैट लॉन्ग साइलेंस में साइलेंस किसको सिंबलाइज करता है, साइलेंस मतलब क्या, तो साइलेंस का मतलब होता है भी चुप्पी, चुप रहना, शांत रहना, ठीक है। तो यहां पर उत्तर होगा इसका सप्रेशन एंड इंटरलाइज्ड ऑपरेशन, है ना। साइलेंस का मतलब यहां पर दमन से है, और जो इंटरलाइज्ड ऑपरेशन है मतलब कि अंदर से, आंतरिक जो उत्पीड़न है उसको, ठीक है ना। जया जो है इसका पात्र है, वो क्या कर रहा है, दमन का शिकार है और आंतरिक उत्पीड़न को झेल रही एक महिला है। तो साइलेंस इसमें सप्रेशन और इंटरलाइज ऑपरेशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जया साइलेंस रिप्रेजेंट वुमेन्स सप्रेशन, पैट्रियार्कल कंट्रोल, मतलब कि पितृ सत्ता का नियंत्रण जो परिवार के अंदर है, पति का नियंत्रण, और इंटरलाइज्ड सफरिंग, वो किस प्रकार आंतरिक पीड़ा को, है ना, झेल रही है, उसकी कहानी है आपकी द
दैट लॉन्ग साइलेंस में सेपरेशन और इंटरलाइज्ड ऑपरेशन की बात कर रखी है। बट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन बोथ, यहां पर दो एक इनके नॉवेल है, मैटर ऑफ टाइम 96 एंड स्मॉल रेमेडीज 2000। याद रखना दोनों में सेम थीम एक्सप्लोर हुई है, मैटर ऑफ टाइम में भी और स्मॉल रेमेडीज में भी। और वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो वुमेन्स एजेंसी एंड फैमिलियल रिलेशनशिप। याद रखना कि महिलाओं का जो एजेंसी का मतलब सीधा है उनका प्रभाव परिवार में क्या है, और पारिवारिक संबंधों को बयां करती हुई थीम्स है दोनों ही में, मैटर ऑफ टाइम में भी और स्मॉल रेमेडीज में भी, दोनों में सेम थीम है। वुमेन्स एजेंसी एंड फैमिली रिलेशनशिप की बात है इसमें। बोथ नॉवेल्स डिस्कस वुमेन स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, स्वतंत्रता के लिए महिला का संघर्ष, और आत्म जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको कैसे फैमिली स्ट्रक्चर में वो महिलाएं जो है वो स्ट्रगल कर रही है इंडिपेंडेंस के लिए भी और सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी स्ट्रगल करती हुई महिलाओं की कहानी है इन दोनों ही नॉवेल में। अगला है मूविंग ऑन, 2004 में लिखा हुआ, प्राइमरी एक्सप्लोर करता है, किसको एक्सप्लोर करता है, तो विमेन्स इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल चॉइसेस। याद रखना जब भी महिलाओं की बात हो, मूविंग ऑन भी इनका एक नॉवेल है जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता और पर्सनल चॉइसेस की बात करता है। ठीक है, वुमेन्स डिजायर्स, रिलेशनशिप एंड स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस इन मॉडर्न इंडिया। किस प्रकार महिलाएं जो है वो अपनी जो डिजायर है, अपने जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनको एग्जामाइन करता है नॉवेल, और अपने इंडिपेंडेंस के लिए कैसे वो स्ट्रगल करती इस आधुनिक भारत में, उसकी कहानी है मूविंग ऑन। ध्यान दें, मूविंग ऑन 2004 में लिखा हुआ नॉवेल है जो कि महिलाओं की पहचान और स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करती हुई महिलाओं की कहानी। व्हाट टाइप ऑफ एंडिंग, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि शशि देशपांडे कौन सा लिटरेरी टेक्निक यूज करती है, तो वो तो हो गया आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन व्हाट टाइप ऑफ एंडिंग्स, किस तरह की एंडिंग ये करती है अपनी नॉवेल्स में, ठीक है, कौन सी टाइप की एंडिंग का यूज करती है। क्लियर कट हैप्पी एंडिंग्स नहीं करती है ये, ट्रेजिक एंडिंग्स भी नहीं करती है, फैंटासी बेस्ड एंडिंग्स भी नहीं करती। मतलब इनके नॉवेल्स का एंडिंग किस तरह का होता है, तो इसका उत्तर है ओपन एंडेड कंक्लूजन्स। ओपन एंडेड कंक्लूजन्स, ओपन एंडेड कंक्लूजन्स क्या होता है, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, सिंपलिस्टिक रिजोल्यूशंस, सामान्य निष्कर्षों पर अपने नॉवेल को नहीं छोड़ती है, ठीक है। ये क्या करती है, किस पर छोड़ देती है, रीडर के ऊपर, कि वो इंटरप्रेट करे कि उस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट का भाग्य क्या होगा, वो कहां जाएगा, है ना, वो रीडर पर छोड़ दिया जाता है। मतलब नॉवेलिस्ट जो है वो किसी सिंपलिस्टिक रिजोल्यूशन पर नॉवेल को नहीं छोड़ करके रीडर पर छोड़ा जाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट के फेट को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो इसको कहते हैं ऐसा निष्कर्ष जो किसी निश्चित सीमा में न बंधा हो, है ना। ओपन एंडेड का मतलब ऐसे निष्कर्ष, ऐसे रिजोल्यूशन पर नॉवेल को छोड़ती है जो कि किसी सीमा में न बंधा हो, कोई फिक्स, है ना, उसकी एंडिंग नहीं हो, उसको ओपन एंडेड कहते हैं, खुला हुआ, जिसको छोड़ दिया जाता है रीडर के ऊपर कि रीडर इंटरप्रेट करे कि प्रोटैगनिस्ट का फेट क्या होगा, ठीक है। विच मेजर थीम इज कॉमन इन ऑल शशि देशपांडे's नॉवेल। सीधी सी बात है, प्रश्न बार बार आ रहा है, विमेन स्ट्रगल्स एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, महिलाओं का संघर्ष और उनकी पहचान का जो संकट है उसको बताती हुई कहानियां इनके नॉवेल्स में होती है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रूट्स एंड शेडोज, यहाँ पर एक नया इनका नॉवेल लिखा है रूट्स एंड शेडोज, जो 1983 में लिखा हुआ इनका नॉवेल है, जिसमें जया, सरिता, इंदु, सुमी। देखो जया तो दैट लॉन्ग साइलेंस में है, सरिता उनकी हॉल्स नॉट टेरर में है, ठीक है, सुमी भी है जो मैटर ऑफ टाइम में है, तो आपका सही उत्तर होगा इंदु। इंदु रूट्स एंड शेडोज में एक प्रोटैगनिस्ट है, नया नाम आ रहा है अभी आपके सामने, ये इंदु
ठीक है। इंदु जो कि एक जर्नलिस्ट है, एक मॉडर्न एजुकेटेड वुमन है जो कि स्ट्रगल कर रही है ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, परंपरागत अपेक्षाएं और पर्सनल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत स्वायत्तता, उसको स्ट्रगल करती हुई एक मॉडर्न एजुकेटेड वुमन इंदु की कहानी है जो कि एक जर्नलिस्ट है ना। रूट्स एंड शेडोज में देखो यहाँ पर उनके कुछ पात्र प्रोटेगोनिस्ट, जो फीमेल प्रोटेगोनिस्ट, उनके जो मुख्य हैं जिनको आप याद रख सकते हो, जो उनके मेजर इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में है, इसको आप ध्यान रखें। जया इज इन दैट लॉन्ग साइलेंस 1989, सरिता द डार्क होल्ड्स नो टेरर की डॉक्टर है, ठीक है। जया वाज अ राइटर, ये डॉक्टर है, ठीक है। सुमी एक हाउस मेकर है और लेटर ऑन शी राइट्स ऑल्सो, तो राइटर भी है। रूट्स एंड शेडोज की इंदु जो है वो जर्नलिस्ट है। तो आपको ये 4 नॉवेल की प्रोटैगोनिस्ट तो जरूर याद रखनी है एग्जाम के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जया इन दैट लॉन्ग साइलेंस, सरिता इन द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, इंदु इन रूट्स एंड शेडोज एंड सुमी इज मदर इन अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। व्हाट इज जया's हस्बैंड्स नेम इन दैट लॉन्ग साइलेंस? ये जया के पति का नाम पूछा है। जया के पति का नाम मोहन है, क्योंकि ये जो हमने अभी पढ़ा सरिता के पति मनोहर है, ठीक है ना। और मोहन जो है वो जया के पति है। मोहन वॉज अ सिविल सर्वेंट, मोहन नाम रहेगा, जया के पति का नाम वॉज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। मोहन वॉज अ सिविल सर्वेंट whose patriarchal mindset leads Jaya into self-reflection about her silence in marriage, कि वो कैसे सेल्फ आत्मचिंतन करती है अपने चुप्पी के बारे में, विवाह में वो चुप रहती है, वो राइटर बनना चाहती है, पति नहीं चाहते हैं कि वो कुछ करे। What award did शशि देशपांडे refuse in 2015? ये बात आ चुकी है कि अपन ने लिखा था कि मर्डर ऑफ MM कालबुर्गी के कारण इन्होंने कौन सा अवार्ड 2015 के अंदर रिफ्यूज कर दिया था। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि इन्हें 1990 में मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, वो अवार्ड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इन्होंने कब रिफ्यूज किया? 2015 में। क्यों रिफ्यूज किया था? तो उसका सीधा कारण था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अकेडमीज परसीव्ड इनएक्शन, क्योंकि साहित्य अकादमी ने कोई एक्शन नहीं लिया था और साइलेंस बना रखा था ऑन द मर्डर ऑफ MM कालबुर्गी, ठीक है। तो विच नॉवेल ऑफ देशपांडे फोकसेस ऑन अ वुमन्स बैटल विद विडोहुड एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस? विडोहुड का मतलब होता है विधवा जो होने का दर्द है और सामाजिक अपेक्षाएं जो है उसको बैटल करता हुआ नॉवेल उनका कौन सा है? द मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि उसके अंदर ही हमने पढ़ा है कि जो सरिता है, सरू जो है, ठीक है ना, एक माँ है जो कि विधवा हो जाती है। मैटर ऑफ टाइम 96, मैटर ऑफ टाइम डील्स विद द वुमन सुमित्रा है ना। सुमित्रा इसका कैरेक्टर है जो अबंडन कर दी जाती है उसके पति के द्वारा और वो स्ट्रगल करती है अपने आइडेंटिटी को विवाह के बाद। इन द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, व्हाट डज सरिता एसोसिएट डार्कनेस विथ? यहाँ पर डार्कनेस की बात है, जैसे दैट लॉन्ग साइलेंस में साइलेंस सिंबलाइज हुआ है, यहाँ पर डार्कनेस किससे एसोसिएट हो रहा है? तो डार्कनेस एक्चुअल में हर हस्बैंड्स अब्यूज है ना। उसका पति जो मनोहर है वो उसको अब्यूज करता है, ठीक है ना। तो हस्बैंड्स अब्यूज, इसका उत्तर होगा सरिता जो डरती है डार्कनेस से, क्योंकि इट सिंबलाइजेस हस्बैंड्स अब्यूजिव नेचर। उसके पति का गाली गलौज करने वाला व्यवहार है विच ओनली मैनिफेस्ट एट नाइट, जो कि रात को ज्यादा वो इस तरह का बिहेवियर करता है। तो डार्कनेस जैसे ही आता है तो पति का अब्यूजिव नेचर उसके सामने सिंबलाइज हो जाता है। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज इन द बाइंडिंग वाइन? बाइंडिंग वाइन अपन ने पढ़ा था अभी कि बाइंडिंग वाइन एक्चुअल में मैरिटल रैप पर आधारित एक कहानी है। द स्ट्रगल ऑफ रैप विक्टिम्स एंड साइलेंस अराउंड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है ना, कि रैप विक्टिम्स का जो स्ट्रगल होता है और जो साइलेंस होता है सेक्सुअल अब्यूज के बाद, कि जब कभी
यौन हिंसा होती है उसके बाद किस प्रकार से चुप्पी साध ली जाती है समाज के द्वारा, और रैप विक्टिम्स का स्ट्रगल क्या होता है उसको सेंट्रल मैसेज के रूप में बाइंडिंग वाइन के अंदर बता रखा है। ठीक है, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट इन बाइंडिंग वाइन। तो बाइंडिंग वाइन में भी ध्यान देना, बाइंडिंग वाइन के अंदर एक महिला पात्र है, प्रोटैगोनिस्ट पात्र है जिसका नाम उर्मिला है। ठीक है, बाइंडिंग वाइन्स में उर्मिला है इसका मेजर कैरेक्टर, बाकी इसमें मीरा कल्पना भी है, तो उर्मिला इज मेन कैरेक्टर इन बाइंडिंग वाइन। व्हाट इज उर्मिलाज प्रोफेशन। देखो बाइंडिंग वाइन के अंदर उर्मिला का प्रोफेशन क्या है, तो शी वाज अ लेक्चरर, टीचर, डॉक्टर, तो लेक्चरर है उर्मिला यहाँ पर, बाइंडिंग वाइन में लेक्चरर है। ध्यान देना ये भी एक नया प्रोफेशन आपके सामने यहाँ पर आया उर्मिला का। ठीक है, हिंदू का प्रोफेशन आपने भी पढ़ा था कि वो एक जर्नलिस्ट थी, उर्मिला एक लेक्चरर है। What personal tragedy does उर्मिला स्ट्रगल विद द नॉवेल। हाँ, उसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो इन्फेंट डॉटर है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब एक शिशु, उसकी बालिका है, लड़की है, पुत्री है, उसकी मृत्यु पर आधारित है ना, उसकी ट्रेजेडी पर आधारित उर्मिला की कहानी है इसके अंदर द बाइंडिंग वाइन में। ठीक है, द डेथ ऑफ हर इन्फेंट डॉटर इज इन बाइंडिंग वाइन। उर्मिला की बेटी की डेथ हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज द सेंट्रल टू द बाइंडिंग वाइन। कौन सी केंद्रीय थीम है इसके अंदर, द स्ट्रगल ऑफ वुमेन्स वॉइस एंड एजेंसी, है ना, किस प्रकार महिला एक संघर्ष करती है। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ आवर वुमेन्स वॉइस एंड एजेंसी, ये इसकी थीम है। द थीम ऑफ मदरहुड इज एक्सप्लोर्ड इन द नॉवल थ्रू, है ना, मदरहुड मतलब जो मातृत्व होता है, मातृत्व भाव जो होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर कहाँ कर रखा है, तो उर्मिला's ग्रीफ ओवर लूजिंग हर डॉटर, ये बात भी है इसमें। इसमें एक और कैरेक्टर है शकुताई, उसका कल्पना के लिए जो कंसर्न है, चिंता है, उसको भी इसमें बता रखा है। और मीरा का स्ट्रगल एज अ वाइफ एंड मदर, ये तीनों ही बातें, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव थीम्स, थीम ऑफ मदरहुड, है ना, एक्सप्लोर्ड थ्रू दिस थ्री कैरेक्टर्स हियर। उर्मिला's grief over losing a daughter, Shakutai's concerns for कल्पना एंड मीरा स्ट्रगल एज अ वाइफ एंड मदर। देखो एक प्रश्न आ सकता है यहाँ पर कि जो आपका ये जो नॉवेल है, ठीक है, बाइंडिंग वाइन, उसके अंदर 4 महिलाओं की कहानी बता रखी है। उर्मिला, जो प्रश्न आ सकता है ये कि इन विच नॉवेल ऑफ शशि देशपांडे देर आर सम फीमेल कैरेक्टर्स लाइक उर्मिला, शकुताई, मीरा एंड कल्पना, तो all these female characters are in Binding Wine of Shashi Deshpande. Which novel is not written by Shashi Deshpande? In the Country of the Deceit लिखा है इन्होंने, Small Remedies भी लिखा है, Matter of Time भी लिखा है, Fire on Mountain नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, Fire on Mountain actually written by अनीता देसाई। ध्यान दें, ये नॉवेल इनका अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ है। Who is the protagonist of Moving On? Moving On में कौन प्रोटैगोनिस्ट है, तो मुंह से मंजरी याद रखिए। मूविंग ऑन 2004 में लिखा है नॉवेल है जिसकी प्रोटैगोनिस्ट मंजरी है, इसको हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, मंजरी जो कि रिफ्लेक्ट करती है प्रेम, विवाह और रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल चॉइसेस इन दिस नॉवेल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन उर्मिला एंड मीरा इन द बाइंडिंग वाइन। उर्मिला और मीरा 2 कैरेक्टर हैं बाइंडिंग वाइन में, इनका क्या रिलेशन है, तो एक्चुअली दिस 2 कैरेक्टर्स आर स्ट्रेंजर्स, जो कि कनेक्टेड होती है थ्रू मीरा's पोइट्री। मीरा की जो कविताएं हैं उससे उर्मिला जो है वो प्रभावित होती है, तो स्ट्रेंजर्स हैं ये एक दूसरे में, लेकिन उनका रिलेशनशिप जो है वो पोइट्री के कारण बनता है। तो स्ट्रेंजर्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं मीरा की पोइट्री से। उर्मिला फाइंड्स मीरा's पोइट्री, वो उसकी पोइट्री को पाती है, विच रिवील्स द पेन ऑफ मैरिटल रेप। इस पोइट्री में भी जो मैरिटल रेप का पेन होता है वो रिवील होता है, एंड क्रिएटिंग ए कनेक्शन बिटवीन देम। इस कारण उर्मिला जो है, जो भी मैरिटल रेप का शिकार है, वो अपने आप को मीरा से कनेक्ट करती है। इन स्मॉल रेमेडीज विच आर्ट फॉर्म इज द सेंट्रल टू द स्टोरी। स्मॉल रेमेडी में कौन सी कला का रूप
यहाँ पर सेंटर में है, तो इसका उत्तर होगा म्यूजिक। ठीक है, किसमें किसकी बात हो रही है? ये नॉवेल है स्मॉल रेमेडीज, जिसके अंदर रेमेडीज, स्मॉल रेमेडीज में फोकस हुआ जो आर्ट है वो है म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक को एक्सप्लोर करती है, फेमिनिज्म को एक्सप्लोर करती है, पर्सनल लॉस थ्रू द लाइफ ऑफ अ फीमेल म्यूजिशियन, एक महिला संगीतज्ञ है ना के जीवन में किस प्रकार उसको पर्सनल लॉस वहां पर झेलना पड़ता है, उसकी कहानी यहाँ पर है। व्हाट सोशल इशू डज दैट लॉन्ग साइलेंस हाईलाइट? सीधी सी बात है, दैट लॉन्ग साइलेंस में वुमेन सेपरेशन इन मैरिज। ठीक है, जया और मोहन की कहानी के अंदर आप देखते हो कि इसके अंदर महिला उत्पीड़न विवाह में क्या होता है उसको बता रखा है। ठीक है, विच नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर मधु? देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, मधु कहाँ पर एक मुख्य पात्र है? तो स्मॉल रेमेडीज, याद रखना मधु, मधु का अगर हम याद रखना चाहें मधु को हम शहद भी कहते हैं, और शहद एक स्मॉल रेमेडी के रूप में काम करता है हमारे शरीर के लिए। इसको याद ऐसे रख सकते हो, मधु एज ए जर्नलिस्ट इन स्मॉल रेमेडीज। ठीक है, शशि देशपांडे's राइटिंग इज ऑफन कंपेयर्ड टू विच इंडियन इंग्लिश ऑथर? भारतीय कौन सी इंग्लिश ऑथर है जिससे शशि देशपांडे की राइटिंग को कंपेयर किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा अनीता देसाई। अनीता देसाई जो है, ठीक है ना, उसकी राइटिंग से शशि देशपांडे की राइटिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वुमेन्स इमोशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडेंटिटी स्ट्रगल्स जो है वो अनीता देसाई के नॉवेल्स में भी बता रखा है। बट प्रोफेशन डज जया ड्रीम? ये प्रश्न आ चुका है कि दैट लॉन्ग साइलेंस में कौन सा प्रोफेशन ड्रीम करती है जया? तो जया wants to become a writer here. क्या बनना चाहती है? जया aspires to be a writer but suppresses her ambitions due to societal pressures. ठीक है ना? In which novel does Manu, a child, मनु एक्चुअल में एक बेटी है, एक, ठीक है, जो कि बाइंडिंग वाइन में उर्मिला की बेटी है। ध्यान रखना, उर्मिला की इन्फेंट चाइल्ड है मनु। Manu's death and its impact on Urmila, ठीक है, from a significant part of the binding wine। या इसमें यही कहानी है, एक बेटी की जो डेथ है, ठीक है, वो किस प्रकार एक माँ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो उर्मिला और मनु उसमें माँ और बेटी है। Which of the following is not a major theme in शशि देशपांडे's novel? शशि देशपांडे के नॉवल में कौन सी थीम नहीं होती है? तो सीधी सी बात है, फेमिनिज्म, जेंडर इश्यूज होता है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, सेल्फ डिस्कवरी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, लेकिन उसके नॉवल में सुपरनेचुरल और फैंटासी एलिमेंट्स नहीं होते। ये उत्तर गलत है। बाकी फेमिनिज्म, जेंडर इश्यूज, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना, ये सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। इन दैट लॉन्ग साइलेंस व्हाट सिंबलाइज जया सप्रेस्ड इमोशंस? जया के जो दबे हुए जो इमोशंस हैं उसको क्या सिंबलाइज करता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि इसका नाम ही दैट लॉन्ग साइलेंस है, तो साइलेंस इन द हाउस, है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है उसके सप्रेस्ड इमोशंस को, घर के अंदर जो शांति है। जया साइलेंस, याद रखना ये बात, जया साइलेंस रिप्रेजेंट सप्रेस्ड आइडेंटिटी एंड कंफर्मिटी टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स। व्हाट इज द नेम ऑफ जयास चाइल्डहुड फ्रेंड इन दैट लॉन्ग साइलेंस? इन दैट लॉन्ग साइलेंस में जया के चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम कामत है, याद रखना ये बात, जो कि उसको प्रेरित करता है ना, जो एक इंटेलेक्चुअल और प्रोग्रेसिव मैन है, जो इंकरेज करता है जया को कि वो राइटिंग करे, वो राइटर बने, इसके लिए प्रेरित करने वाला एक कैरेक्टर है दैट लॉन्ग साइलेंस में, वो है कामत। इन अ मैटर ऑफ टाइम व्हाट कॉजेज सुमीज लाइफ टू चेंज ड्रास्टिकली? हर हस्बैंड डिसीजन टू लीव हर। सुमित्रा के जीवन को कौन प्रभावित करता है अत्यधिक तरीके से? तो उसके हस्बैंड का डिसीजन, उसको छोड़ने का जो होता है, वो उसके जीवन को ज्यादा ही प्रभावित करता है। विच नॉवल हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ मैरिटल रेप ऑन वुमेन? अभी हमने पढ़ा था कि मैरिटल रेप का प्रभाव क्या होता है, उसको बताने वाला एक इनका नॉवेल है द बाइंडिंग वाइन, और इंट्रूजन के अंदर भी मैरिटल रेप की बात है, जो उनकी एक स्टोरी है। ठीक है, इट रिवील्स द पेन ऑफ मैरिटल रेप एंड सोसाइटी साइलेंस अराउंड इट। विच ऑफ शशि देशपांडे's नॉवेल इज ऑफन कंसिडर्ड अ साइकोलॉजिकल नॉवेल? ध्यान दें, ये प्रश्न बन सकता है कि शशि देशपांडे का कौन सा नॉवेल मनोवैज्ञानिक एक नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है। तो उनका पहला ही नॉवेल द
डार्क होल्ड्स नो टेरर इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल, ठीक है। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इट एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ एन अब्यूजिव मैरिज, है ना। एक अब्यूजिव मैरिज में कैसे मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा झेल रही एक महिला है, ठीक है, उसके फियर्स है, उसकी बात इसमें हो रही है। व्हाट डज जया कंपेयर मैरिज टू दैट लॉन्ग साइलेंस? मैरिज को इसके अंदर किससे कंपेयर करती है जया? तो मैरिज इज अ प्ले विथ असाइन्ड रोल्स, मतलब विवाह क्या है? तो विवाह को कंपेयर किया गया एक ऐसे प्ले से, एक ऐसे नाटक से जिसके अंदर कुछ थोपी गई भूमिकाएं, है ना, महिला को मिलती है। जया सीज मैरिज एज अ सोसाइटल स्क्रिप्ट वेयर वुमन मस्ट प्ले सबमिसिव रोल्स, है ना। कुछ दबे हुए जो दमित जो रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, वो महिला को यहाँ पर निभानी पड़ती है, ठीक है। तो मैरिज इज कंपेयर्ड विद अ प्ले विद असाइन्ड रोल्स हियर। Which award did शशि देशपांडे receive in 2009? ये बात हम पढ़ चुके हैं कि पद्मश्री मिला था 2009 में, याद रखें ये बात, ठीक है। 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला है और 1990 में इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था और वो अवार्ड उन्होंने 2015 में वापस लौटा दिया, ठीक है। She was honored the पद्मश्री for her contribution in literature in 2009. In the dark holds no terrors. What profession does सरिता pursue? सरिता का डार्क होल्ड्स नो टेरर में कौन सा प्रोफेशन है? डॉक्टर का प्रोफेशन है। शी वॉज अ डॉक्टर। विच नॉवल फीचर्स द थीम ऑफ विमेन्स अनस्पोकन डिजायर्स? महिलाओं की अनकही जो इच्छाएं हैं उनको कौन से नॉवल में बता रखा है? तो मूविंग ऑन में, याद रखना, मूविंग ऑन, ठीक है। डेल्स इनटू विमेन्स सप्रेस्ड डिजायर्स, रिलेशनशिप एंड इंडिपेंडेंस। व्हाट इज अ कॉमन नरेटिव स्टाइल? ये प्रश्न अंतिम है हमारा कि कौन सा कॉमन नरेटिव स्टाइल जो है वो देशपांडे के नॉवेल्स में मिलता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा फर्स्ट पर्सन फीमेल पर्सपेक्टिव, मतलब इनके नॉवेल में आपको फर्स्ट पर्सन फीमेल पर्सपेक्टिव तरीके का, है ना, लिखने का तरीका मिलेगा, क्योंकि जो मुख्य पात्र होता है वो फर्स्ट पर्सन फीमेल पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में वहां पर वर्णित है, ठीक है। वो नरेटर के रूप में कहानी को कहता है। मोस्ट ऑफ आवर नॉवेल्स आर रिटन फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट का मतलब वही है कि जो प्रोटेगोनिस्ट होता है वो बताता है अपना इंटीमेट इंसाइट इनटू फीमेल साइकी, मतलब कि महिला के मन में क्या चल रहा है वो फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट से जो है ना नैरेटिव तरीके से हर नॉवेल को शशि देशपांडे ने लिखा है। तो ये हमारा आज का सेशन जो था वो शशि देशपांडे के ऊपर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव विद PYQ एंड MCQ हमने ये सेशन पूरा कर लिया है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिकांश लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें। आपको 100% आपका जो प्रश्न होगा वो इसी वीडियो से मिलेगा। अगली परीक्षा जो आपकी सेकेंड ग्रेड की जब भी होगी तो उस पेपर के अंदर आपको शशि देशपांडे पर जो प्रश्न होंगे वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ऐसी आशा है और अपेक्षा है। उसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।